हिटमैन विद ए बैडास सिस्टम। अध्याय 1411 गया की बीमारी। सिस्टम, माइकल ने अपनी सांसों में बुदबुदाया। हम यहाँ किस बकवास से निपट रहे हैं? सिस्टम एक बार के लिए मददगार से कम था। सिस्टम ने होस्ट को आगे की जांच करने का सुझाव दिया। हर एक चीज़ के लिए सिस्टम के पास दौड़ने के बजाय बदमाश बनो और कुछ बदमाश अंक अर्जित करो। तुम वाकई बहुत मददगार हो, तुम्हें पता है। माइकल ने सिस्टम से ज़्यादा खुद से गुर्राते हुए कहा। उसे झुंझलाहट के साथ याद आया कि सिस्टम ने कब उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। ये सिस्टम का उसे मजबूर करने और अनुकूलन करने, काबू पाने और बदमाश बनने का तरीका था। आखिरकार इसे बदमाश सिस्टम कहा जाता था, है न? हाथ थामने वाला, मुझे तुम्हारी सारी समस्याएं हल करने देने वाला सिस्टम नहीं। अपनी आंतरिक बातचीत से बेखबर गया अंधेरे को स्कैन कर रहा था। उसकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। माइकल ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाने का फैसला करते हुए अपने ईयरपीस कम्युनिकेशन को सक्रिय किया। पिंक, उसने धीमी आवाज में कहा। अच्छा अच्छा अच्छा। पिंक की आवाज़, जो मनोरंजन से भरी हुई थी, उसके कानों में गूंजी। देखो, आखिरकार किसने कॉल करने का फैसला किया है? तुम अभी किस मंजिल पर हो, घोस्ट? क्या तुम्हें धनुष मिल गया है? माइकल पृष्ठभूमि में वेदोरा के खर्राटों की हल्की, लयबद्ध धमा की आवाज़ सुन सकता था। हम तीसरी मंजिल पर हैं, गया ने बीच में कहा। उसकी आवाज़ निराशा से भरी हुई थी। और हम किसी पागल द्वारा लात खा रहे हैं, जिसके पास माँ जैसी हरकतें हैं। पिंक ने ठहाका लगाया। ठीक है, सख्त लोग। बताओ, क्या हो रहा है और मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? लेकिन माइकल के जवाब देने से पहले एक उपस्थिति, एक ठंडा, भारी वजन उन पर आ गया। उसने महसूस किया कि यह उसकी ओर बढ़ रहा है। अंधेरे में एक लहर, हवा में एक बदलाव। उसने तुरंत प्रतिक्रिया की, अपनी शक्ति को चैनल किया, रिंग ऑफ फ्लेम का निर्माण किया। उनके चारों ओर काली आग का एक घेरा, उसकी देवत्व की कच्ची शक्ति से भरा हुआ, फट गया। हड्डियां, अनगिनत पीड़ितों के अवशेष एक पल में राख में बदल गए। हवा जली हुई हड्डी और किसी और चीज की बदबू से भर गई। कुछ गंदा। बच्चों को आग से नहीं खेलना चाहिए, आवाज फुसफुसाई। उसके स्वर में क्रोध और दर्द का मिश्रण था। ओह, वह कुतिया नाराज है, गया ने गुर्राते हुए कहा। उसका हाथ सहज रूप से उसके क्रॉसबो की ओर बढ़ा। वाह वाह वाह, पिंक की आवाज संचार के माध्यम से चटकती हुई आई। यह क्या बकवास था? क्या मैंने अभी सही सुना? क्या किसी ने मम्मी कहा? हम किसी चीज से निपट रहे हैं, पिंक, माइकल ने कहा। उसकी नज़र अंधेरे को स्कैन कर रही थी और उसकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। किसी तरह की इकाई, मम्मी की तरह। मैंने इसे देखा, संक्षेप में। ये पुराना है, बहुत बदसूरत, वास्तव में बहुत बदसूरत। पीली, झुर्रीदार त्वचा, लंबे, पतले बाल, और स्तन, लंबे, ढीले, घिनौने स्तन। मेरा विश्वास करो, तुम इसे नहीं देखना चाहते। मैं क्या? गया हकलाया। उसकी आवाज़ में घृणा और अविश्वास का मिश्रण था। क्या तुमने अभी ढीले स्तन कहा? यहाँ क्या चल रहा है, माइकल? और उस चीज़ ने मुझे थप्पड़ मारा, कमबख्त चेहरे पर। बस मुझे 1 मिनट दो, दोस्तों, पिंक ने कहा। उसकी आवाज़ तनावपूर्ण थी। मैं प्रोसेस कर रही हूँ और डेटा क्रिस्टल की जांच कर रही हूँ। देखती हूँ कि क्या मुझे कोई मैच मिल सकता है। इस बीच मरने की कोशिश मत करो, ठीक है? जी धन्यवाद, पिंक, गया ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी नज़र उनके आसपास के अंधेरे पर टिकी हुई थी। वास्तव में मददगार। आग की लपटों का घेरा, छाया में छिपी हुई चीज के खिलाफ माइकल की एकमात्र रक्षा, टिमटिमाने लगा था। हमें घेरे में रहने की जरूरत है, गया, उसने अपनी आवाज धीमी, जरूरी करते हुए कहा। और उस कुतिया को मारने का तरीका जानने की कोशिश करो। लेकिन जैसे ही उसने कहा, उसके चेहरे पर कुछ गीला गिरा। वह जम गया, उसका शरीर तनाव में आ गया, उसकी इंद्रियां ओवरलोड हो गईं। धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया, उसकी उंगलियां किसी चिपचिपी चीज से टकराईं। चिपचिपा। उसने अपना सिर घुमाया, उसकी नज़र छत पर टिकी हुई थी और उसने उस इकाई को देखा। वह उल्टा लटका हुआ था, अंधेरे में उसका रूप मुश्किल से दिखाई दे रहा था। उसके स्तन उसके चेहरे से इंच भर की दूरी पर लटक रहे थे। नमी लार थी, लार की एक बूंद उसके मुंह से टपक रही थी। लेकिन माइकल के प्रतिक्रिया करने और हिलने से पहले इकाई ने हमला कर दिया। ये छत से गिरा, उसका वजन उस पर पड़ा, उसके हाथ पंजे से बाहर निकल रहे थे। उसने गया को एक जोरदार मुक्का मारा, जो उसके कंधे पर लगा, जिससे वह हड्डियों से भरे फर्श पर गिर गई। फिर उसने माइकल पर वार किया। उसके हाथ में एक धुंधली हरकत थी, जैसे कि उसने उसे थप्पड़ मारा हो। वार की ताकत उसे डगमगा रही थी, यहाँ तक कि उसके कवच के माध्यम से भी। वह इसके अधिकांश भाग को चकमा देने में कामयाब रहा। उसकी तलवार ने प्रभाव के कुछ हिस्से को विक्षेपित कर दिया, लेकिन इसके बल ने अभी भी उसके हाथ को सुन्न कर दिया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। परिणामस्वरूप लपटों की अंगूठी टिमटिमाने लगी और मर गई। तुम कुतिया हो, गया चिल्लाया, अपने पैरों पर खड़ी हुई। उसका गॉड स्लेयर क्रॉसबो उठा, एक विस्फोटक बोल्ट से भरा हुआ। मैं तुम्हें मार डालूंगा।
उसने गोली चलाई, बोल्ट अंधेरे में चमकता हुआ, लाल रंग की रोशनी का एक धुंधलापन। यह उस जमीन पर गिरा जहां एक पल पहले इकाई खड़ी थी, धूल और हड्डियों के टुकड़ों की बौछार में फट गया। इकाई के लिए बनाया गया बोल्ट उस जमीन पर गिरा जहां वह एक पल पहले खड़ी थी, धूल और हड्डियों के टुकड़ों की बौछार में फट गया। लेकिन इकाई तेज थी, बहुत तेज। ये गया के पीछे फिर से प्रकट हुई, उसका हाथ, गति का एक धुंधलापन उसके हाथ पर थप्पड़ मारता हुआ गॉड स्लेयर क्रॉसबो को उड़ा देता है। हथियार फर्श पर टकराता हुआ अंधेरे में गायब हो जाता है। माइकल तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए गया के पास टेलीपोर्ट हो गया, खुद को उसके और चीज के बीच में रख दिया। उसने लात मारी, उसका पैर इकाई की छाती से टकराया जिससे वह पीछे की ओर खिसक गई। उसके मुंह से एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज निकली, गला, तुम्हारी हिम्मत है अपनी मां पर हाथ उठाने की। वह चीखी, उसकी आवाज एक विकृत कर्कश थी। माइकल ने ठहाका लगाया, एक ठंडी खतरनाक आवाज, यह मेरा हाथ नहीं था कुतिया, यह मेरा बूट था। गया ने आश्चर्यजनक हमले को झटकते हुए मुस्कुराई, उसकी आंखों में एक शिकारी चमक थी। और जल्द ही उसने कहा, उसकी आवाज में एक घातक वादा था, तुम मेरे क्रॉसबो का स्वाद चखोगे, करीब से और व्यक्तिगत। मैं इसे तुम्हारी गांड में इतना अंदर तक घुसा दूंगी कि तुम एक हफ्ते तक बोल्ट खांसते रहोगे। इकाई पीछे हट गई, उसका रूप टिमटिमा रहा था, मानो अनिश्चित हो। फिर सन्नाटा, एक भारी दमनकारी सन्नाटा जिसने उन्हें दबा दिया, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। क्लिक, भूत। माइकल के ईयरपीस से पिंक की आवाज फूटी, तुम वहां हो, मैं शोध कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि तुम किससे निपट रहे हो। तुम भाग्यशाली हो, तुमने इसे इन क्रिस्टल में पाया। इसे उगल दो, पिंक। माइकल ने गुर्राते हुए कहा, उसकी निगाहें अंधेरे को स्कैन कर रही थीं, उसकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। क्या बकवास है ये? इसे मेटल लैक्रिमोसा कहते हैं, पिंक ने झिझकते हुए कहा। कम से कम रिकॉर्ड में तो यही लिखा है। मोरबस द्वारा बनाया गया, अकाल का देवता या प्लेग, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछते हैं। यह उसके प्रयोगों का एक उपोत्पाद है, एक विकृत भ्रष्ट आत्मा, एक माँ। एक माँ, गया ने बुदबुदाया, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। हाँ, पिंक ने कहा, उसकी आवाज़ गंभीर थी। एक माँ जिसने अपने बच्चों को मरते देखा, धीरे धीरे, दर्दनाक तरीके से, बीमारी से, भूखमरी, प्लेग। मोरबस ने उसके दुख, उसके दर्द, उसकी निराशा को विकृत कर दिया, उसे उसमें बदल दिया, एक राक्षस, विकृत मातृवृत्ति से प्रेरित। और जब माँ मर जाती है तो उसकी आत्मा बनी रहती है, पिंक ने कहा, उसकी आवाज़ धीमी, जरूरी फुसफुसाहट वाली थी। मोरबस की शक्ति से भ्रष्ट, ये शरीर में विलीन हो जाती है, इसे घुमाती है और इसे मेटल लैक्रिमोसा में बदल देती है। इतिहास का पाठ बहुत हो गया, पिंक। गया ने झपट्टा मारा, उसकी आवाज़ अधीरता से भरी हुई थी। हम इस कुतिया को कैसे मार सकते हैं? माइकल, उसकी नज़र अभी भी अंधेरे को स्कैन कर रही थी, उसकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं, ध्यान से सुन रहा था। सन्नाटा, इकाई की उपस्थिति की अनुपस्थिति, परेशान करने वाली थी। वह जानता था कि यह अभी भी वहां है, दुबका हुआ है, हमला करने के लिए उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। उस बारे में, पिंक ने कहा, उसकी आवाज़ में हिचकिचाहट थी। यही वह जगह है जहां यह मुश्किल हो जाता है। डेटा क्रिस्टल के अनुसार आप उसे नहीं मार सकते, पारंपरिक अर्थों में नहीं, जब तक वह रुक नहीं जाती। और उसे रोकने के लिए आपको उसकी मातृत्व की अपील करनी होगी। उसे उसके बच्चों की याद दिलाओ, उसकी मातृत्व की अपील। गया ने दोहराया, उसकी आवाज़ में अविश्वास था। क्या मतलब है इसका? क्रिस्टल कहता है कि तुम्हें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा उसके दिल में ब्लेड घुसाने का। अगर तुम चूक गए या अगर तुम हिचकिचाए तो ये कहता है कि तुम संक्रमित हो जाओगे, उस प्लेग से जो वह लेकर आई है। पिंक रुकी, उसकी आवाज़ में गंभीरता आ गई। मुझे पता है कि तुम दोनों भगवान हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं फिर भी उस सिद्धांत का परीक्षण नहीं करना चाहती। मैं यह नहीं जानना चाहता कि क्या कोई देवता इससे संक्रमित हो सकता है। लेकिन माइकल के जवाब देने से पहले वह इकाई फिर से चीखी, शुद्ध क्रोध की आवाज़। उसने महसूस किया कि कोई मौजूद है, कोई ठंडी चीज़ उसके पैरों को पकड़ रही है। उसने लात मारी, उसका बूट किसी चीज़ से टकराया लेकिन वह मौजूद रही। माइकल, गया चिल्लाया, यह मुझे पकड़ लिया। वह मुड़ा, उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने इसे देखा। एक हाथ, कंकाल और पीला, अंधेरे से बाहर निकल रहा था, उसकी उंगलियां गया के टखने के चारों ओर लिपटी हुई थीं। जब माइकल ने ये देखा तो उसने तुरंत प्रतिक्रिया की, रिंग ऑफ फ्लेम्स का इस्तेमाल किया। उनके चारों ओर काली आग का एक घेरा फट गया जिसने इकाई को पीछे धकेल दिया। लेकिन इस बार इकाई चिल्लाई नहीं, वह हंसी, एक ठंडी, स्तब्ध करने वाली आवाज़ जो पूरे कक्ष में गूंज उठी। माइकल, उसकी नज़र गया के पैर पर टिकी हुई थी, उसने इसे देखा। जिस जगह पर हाथ ने उसे छुआ था वह कवच को खराब कर रहा था, जंग खा रहा था, विघटित हो रहा था। सबसे मजबूत सामग्रियों से बना उसका कवच नश्वर क्षेत्र में,
ड्रैगन स्केल के साथ मजबूत और डार्क अयस्क के साथ बढ़ाया गया था, जो शारीरिक हमलों के खिलाफ लड़ाई, प्रतिरोध और सुरक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन गया का कवच चुपके और घुसपैठ के लिए डिज़ाइन किया गया था, क्योंकि यह हल्का, लचीला और कमज़ोर था, जो भी इस मेटल एक्रिमोसा के साथ कर रहा था। और जंग खा रही धातु के नीचे उसे नसें दिख रही थीं। हरी, धड़कती नसें गया की त्वचा पर फैल रही थीं, किसी बीमारी की तरह। तुम जल्द ही मेरे बच्चों में शामिल हो जाओगे, उसने एक मोहक फुसफुसाहट के साथ कहा। ये चोट पहुंचाने वाला है, माइकल ने कहा, उसकी आवाज़ में तत्परता थी। उसने अंधेरे लपटों की एक लपट पैदा की, तीव्रता को ध्यान से समायोजित किया और नियंत्रित जलन होने तक शक्ति को कम किया। क्या होने वाला है? गया ने शुरू किया, उसकी आवाज़ में भ्रम था। लेकिन इससे पहले कि वह सवाल पूरा कर पाती, माइकल ने उसका पैर पकड़ लिया। उसका हाथ, अंधेरे लपटों में लिपटा हुआ, उसके टखने के चारों ओर जकड़ गया। मादरचौद! गया चिल्लाया, उसका शरीर ऐंठने लगा क्योंकि लपटें उसकी त्वचा को जला रही थीं, भ्रष्टाचार, बीमारी को जला रही थीं। ये पीड़ादायक था लेकिन ज़रूरी था। वह उसका दर्द, उसकी पीड़ा महसूस कर सकता था और इसने उसके गुस्से को और बढ़ा दिया। उसने अंधेरे में देखा, उसकी आंखें ठंडे गुस्से से जल रही थीं। इस चीज़ ने इस मेटल एक्रिमोसा को चोट पहुंचाई थी और इसके लिए उसे भुगतान करना होगा। फिर उसने धीरे से उसके पैर पर एक उपचार औषधि डाली, तरल जले हुए मांस के संपर्क में आते ही फुफकारने लगा। हरी नसें पीछे हट गईं, गायब हो गईं, क्योंकि औषधि ने अपना जादू चलाया, उसे फिर से ठीक किया, त्वचा और क्षति को ठीक करना। लेकिन वे सुरक्षित नहीं थे, अभी तक नहीं। मेटल एक्रिमोसा अभी भी अंधेरे में दुबकी हुई थी और हमला करने के लिए एक और मौके की प्रतीक्षा कर रही थी। और फिर वह झपटा, गति का एक धुंधलापन, अंधेरे में किसी चीज़ की झिलमिलाहट, सीधे गया की ओर निशाना साधते हुए। सहज प्रतिक्रिया करते हुए माइकल ने उसे रास्ते से हटा दिया, शक्ति का एक उछाल जिसने उसे पीछे की ओर ठोकर मार दी। वह मेटल एक्रिमोसा से आमने सामने मिला, उसका हाथ किसी ठोस चीज से टकराया। उसने उसे थप्पड़ मारा, जोर से। मेटल एक्रिमोसा पीछे हट गया, उसका रूप टिमटिमा रहा था, उसकी चीख में दर्द और आश्चर्य का मिश्रण था। अपने निकट मृत्यु अनुभव से उबरते हुए गया ने उस स्थान को देखा जहां मेटल एक्रिमोसा था, उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। मुझे मत मारो, उसने अचानक कहा, उसकी आवाज़ एक हताश विनती थी। मैं गर्भवती हूँ। मेटल एक्रिमोसा जम गई, हवा में। उसका रूप टिमटिमा रहा था, उसकी हरकतें झिझक रही थीं। उसकी आंखें, अगर तुम उन्हें ऐसा कह सको, चौड़ी हो गई थीं, उनकी गहराई में अनिश्चितता की एक झिलमिलाहट। और क्या वह संदेह था? तुम माँ बनने वाली हो। मेटल एक्रिमोसा की आवाज़ अब चीख नहीं बल्कि एक नर्म, मधुर फुसफुसाहट थी, जो पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर वह गया के करीब चली गई, उसका रूप अंधेरे में टिमटिमा रहा था और उसकी हरकतें झिझक रही थीं। गया, शुक्र है, उस चीज़ को नहीं देख पाए, उसके चेहरे की भयावहता नहीं देख पाए, लेकिन वह उसे छूते हुए महसूस कर सकती थी, मौत की तरह ठंडा और चिपचिपा। उसने महसूस किया कि उसका हाथ उसके पेट पर है, एक कोमल स्पर्श लेकिन बेचैन करने वाला। मातृत्व, मेटल एक्रिमोसा फुसफुसाए, उसकी आवाज़ कर्कश थी। यह एक खूबसूरत चीज़ है, बनाना, पालना पोसना, प्यार करना। हाँ, ये बहुत बढ़िया है, गया ने दांत पीसते हुए कहा, अपने चेहरे पर उभरी हुई उदासी को छिपाने की कोशिश करते हुए, अपने गले में उठ रही मतली को अनदेखा करने की कोशिश करते हुए। तुम इस बच्चे को प्यार करोगे, मेटल एक्रिमोसा ने कहा, उसकी आवाज़ में एक स्वप्निल गुण था। तुम इसकी रक्षा करोगे, अपनी जान से भी। बिल्कुल सही, मैं करूँगा, गया ने कहा, उसकी आवाज़ तनावपूर्ण थी। तो तुम वापस चले क्यों नहीं जाते जिस नरक से तुम निकले हो, और हमें अकेला छोड़ दो। उस चीज़ के पीछे टेलीपोर्ट होने के बाद माइकल ने घृणा और मोह के मिश्रण के साथ आदान प्रदान देखा। उसे लड़ाई की उम्मीद थी लेकिन यह नहीं। जो भी बकवास था, नहीं। तुम इस बच्चे को प्यार करोगे, मेटल एक्रिमोसा ने आग्रहपूर्वक कहा। किसी भी चीज़ से ज़्यादा। हाँ, ज़रूर, गया ने कहा, उसकी आवाज़ व्यंग्य से टपक रही थी। मैं इसे बहुत प्यार करूँगा। अब गंभीरता से, भाड़ में जाओ। दूसरी ओर, मेटल एक्रिमोसा का हाथ अभी भी गया के पेट पर टिका हुआ था। और फिर वह पीछे हट गया जैसे जल गया हो। तुम झूठ बोल रहे हो, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज़ ठंडी और खतरनाक थी। तुम इस बच्चे को नहीं चाहते। 10:38। माइकल ने अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जैसे ही उसने ब्लेड घुमाया, काली लपटें मेटल एक्रिमोसा के सार को जला रही थीं। दूसरी ओर, गया, उसकी अपनी ब्लेड गति का एक बवंडर थी। मेटल एक्रिमोसा की चीखें कमज़ोर होने के साथ ही कटती और कटती गई। जल्द ही, उसकी हरकतें और भी सुस्त हो गईं। आखिरकार, उसने हिलना बंद कर दिया। नतीजतन, कमरे में छाया हुआ अंधेरा पीछे हट गया, धुएं की तरह गायब हो गया, जिससे खौफ की पूरी हद सामने आ गई। कक्ष बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने छोड़ा था। मेटल एक्रिमोसा के पीड़ितों की हड्डियां अभी भी फर्श पर बिखरी हुई थीं, जो इन दीवारों के भीतर हुई पीड़ा की एक भयावह याद दिलाती थीं। लेकिन मेटल एक्रिमोसा की उपस्थिति चली गई थी। क्या ये खत्म हो गया है?
गया ने सांस लेते हुए पूछा। ऐसा लगता है, माइकल ने उत्तर दिया। उसकी निगाह कक्ष में घूम रही थी लेकिन उसकी इंद्रियां अभी भी सतर्क थीं। लेकिन अच्छी सोच, गर्भवती बात के साथ, तुमने मुझे लगभग चौंका दिया। हाँ, ठीक है, उसने बुदबुदाया। तुम अकेले नहीं हो जो सुधार कर सकते हो। इसके अलावा, तुम एक कमीने हो जो बच्चे नहीं चाहते। गया ने अपनी आंखें घुमाईं। माइकल ने आह भरी। यह एक ऐसी बातचीत थी जो उन्होंने पहले भी कई बार की थी। गया एक परिवार और बच्चे चाहता था। एक सामान्य जीवन, या अंधेरे के देवता और राक्षसों की देवी के लिए जितना सामान्य हो सकता है। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। जो कुछ भी चल रहा था उसके साथ नहीं। उसके बहुत सारे दुश्मन और बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। इस दुनिया में, इस अराजकता में एक बच्चे को लाना गैर जिम्मेदाराना और यहाँ तक कि क्रूर भी होगा। वह हमेशा उसके साथ ईमानदार रहा था, कम से कम इस बारे में। वह बच्चे नहीं चाहता था। अभी नहीं, शायद किसी दिन, जब चीजें अलग थीं, जब दुनिया सुरक्षित थी, लेकिन अभी नहीं। और गया ने इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि उसने कभी उस पर दबाव नहीं डाला या कुछ भी नहीं मांगा। इसके बजाय, वह हमेशा सहायक और समझदार रही थी। और यही बात उसे और भी बुरा महसूस कराती थी। वह अंधेरे का देवता था, इस कहानी का खलनायक, जिसने अपने ही भाई को मार डाला था, जिसने नश्वर क्षेत्र को अनंत अंधकार में डुबो दिया था। वह स्वार्थी था, निर्दयी। उसने जीवित रहने और जीतने के लिए जो करना था वह किया। लेकिन गया इससे बेहतर की हकदार थी। वह और अधिक की हकदार थी। वह एक देवी थी, लानत है। वह दुनिया की हकदार थी। और वह क्या था? एक घटिया पति, उसे अपनी गड़बड़ियों में घसीटता हुआ, उसे वह नहीं देता जो वह वास्तव में चाहती थी। ये हमेशा के लिए नहीं है, गया, उसने धीरे से कहा। यह अभी नहीं है। जो कुछ भी चल रहा है, उसके साथ नहीं। ये बहुत खतरनाक है। यही तुमने नश्वर क्षेत्र में कहा था, गया ने कहा, उसकी आवाज़ में आक्रोश की झलक थी। माइकल ने मुंह सिकोड़ा क्योंकि उसे पता था कि वह सही थी। वह इस मुद्दे को टालता और टालता रहा था। नश्वर क्षेत्र में, ये संप्रदाय, राज्य और स्काईहॉल थे। उसके पास हमेशा एक बहाना और प्रतीक्षा करने का कारण होता था। और अब ये देवता थे। पैथियन, एंडोहर, रिन और ओमेगा। ये कभी खत्म नहीं हुआ। हमेशा कोई नया खतरा और कोई नया संकट था। वह उसकी हताशा और उसकी लालसा को समझता था। अगर उनकी भूमिकाएं उलट दी गई होती, अगर वह मना करने वाली होती, तो वह जानता था कि उसे विश्वासघात और नाराजगी महसूस होती। अपनी इच्छाओं के बावजूद, उसने उसके कारणों को स्वीकार कर लिया। वह एक अच्छी पत्नी थी और वह कोशिश कर रहा था। लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदला कि वह एक घटिया पति था। सौभाग्य से, उनके बीच जो अजीब सी खामोशी छा गई थी, वह एक धीमी, गड़गड़ाहट वाली आवाज़ से टूट गई। उनके ऊपर की छत हिल गई, उसका एक हिस्सा पीछे हट गया और एक सीढ़ी दिखाई दी, जो फर्श पर बिखरी हड्डियों से बनी थी। वे ऊपर उठे, मुड़े और मुड़े, अगले स्तर तक जाने का रास्ता बनाया। भावनात्मक खदान से बचने के लिए उत्सुक, जिसमें वह अभी अभी ठोकर खा गया था, माइकल ने अवसर का फायदा उठाया। हम ऊपर चलते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी ज्यादा खुशमिजाज थी। जैसे ही वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा, वह किसी भी दिन गया से अपराधबोध की यात्रा के बजाय एक दर्जन मेटल एक्रिमोसा ले सकता था। कम से कम शारीरिक घाव तो ठीक हो गए। गया ने उसे जाते हुए देखा, आह भरी। यह एक तरह से मनोरंजक था। अंधेरे के महान देवता, खुद डार्क लॉर्ड, भावनाओं के बारे में बातचीत से व्यावहारिक रूप से भाग गए। वह गहराई से जानती थी कि बच्चे पैदा करने की उसकी अनिच्छा इसलिए नहीं थी क्योंकि वह उन्हें नहीं चाहता था। ये डर था। वह एक अनाथ के रूप में बड़ा हुआ, एक तरफ फेंका गया और त्याग दिया गया। उसने दुनिया की क्रूरता और नुकसान के साथ आने वाले दर्द को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। वह डरता था, एक पिता के रूप में असफल होने और किसी और को वही दर्द देने से डरता था जो उसने सहा था। लेकिन वह ये भी जानती थी कि वह एक महान पिता होगा क्योंकि वह सुरक्षात्मक, वफादार और उग्र था। वह उन लोगों के लिए कुछ भी कर सकता था जिनकी वह परवाह करता था। उसने अपना सिर हिलाया, उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान खेल रही थी। अभी के लिए, हालांकि उसे दूसरी चीज़ों की चिंता थी। उन्हें एक धनुष ढूंढना था और अगली मंजिल पर उनके लिए इंतजार कर रही बहुत सारी अज्ञात बकवास से निपटना था। एंडोहर ने एक पल के लिए अपने विकल्पों पर विचार किया। वह कई चीजें था, लेकिन बेवकूफ़ी उनमें से एक नहीं थी। मौत के साथ खिलवाड़ करना कोई हल्के में लिया जाने वाला काम नहीं था। मौत अलग थी। एक अकेला व्यक्ति, प्राचीन, शक्तिशाली, एक ऐसा प्राणी जो पैथियन के झगड़ों से बाहर रहता था। वह पूजा की लालसा नहीं करता था, शक्ति की तलाश नहीं करता था, उनके खेल नहीं खेलता था। वह बस था। मौत ने 3 घुड़सवारों को बनाया था और उन्हें संतुलन बनाए रखने का काम सौंपा था। शायद एक ज़रूरी काम, लेकिन एक ऐसा काम जिसने उन्हें समय के साथ भ्रष्ट कर दिया था। वे अपने कर्तव्यों, अपनी शक्ति और खुद मौत के प्रति आसक्त हो गए थे। और जब मौत ने उन्हें बाहर निकाल दिया, तो उनका आक्रोश और बदला लेने की प्यास बढ़ गई, कुछ राक्षसी बन गई। और अब वे उसे पकड़ना चाहते थे, उसे कैद करना चाहते थे।
ईमानदारी से कहूँ तो जहाँ तक एंडोहर का सवाल है, यह पागलपन था। लेकिन एंडोहर हस्तक्षेप करने वाला नहीं था, कम से कम सीधे तौर पर तो नहीं। वह वादे के मुताबिक उनकी मदद करेगा और डेथ के चारों ओर एक पिंजरा बनाएगा, एक अस्थायी अवरोध जो उसे अपने क्षेत्र में भागने और अपनी पूरी शक्ति को बुलाने से रोकेगा। कुछ मिनट, जैसा कि मोरबस ने कहा था, उन्हें बस इतना ही चाहिए था। और अगर वे अच्छी तरह से सफल हुए तो एंडोहर के पास 3 सहयोगी होंगे। शक्तिशाली सहयोगी, अगर थोड़े विक्षिप्त। यह आदर्श नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये पैंथियन के खिलाफ, अंधेरे के देवता के खिलाफ उसकी स्थिति को मजबूत करेगा। मेरे दुश्मन का दुश्मन दोस्त था और यह सब बकवास। और अगर वे असफल हो गए और डेथ अच्छी तरह से बच गई तो यह उनकी समस्या थी, है न? उसने सौदे के अपने हिस्से को पूरा किया होगा और वह 3 संभावित सिरदर्द से छुटकारा पालेगा। 3 देनदारियां, 3 कमबख्त ढीली तोपें। ये वास्तव में एक जीत थी। बहुत अच्छा, मोरबस, एंडोहर ने कहा। उसकी आवाज़ मधुर थी, उसकी अभिव्यक्ति सावधानी से तटस्थ थी। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं मौत को रोकूंगा, उसे भागने से रोकूंगा, कुछ मिनटों के लिए, लेकिन बस इतना ही, तुम्हें बस इतना ही मिलेगा। मोरबस ने ठहाका लगाया, एक सूखी, कर्कश आवाज़ जिसने एंडोहर की त्वचा को सिहरन पैदा कर दी। हमें बस इतना ही चाहिए, एंडोहर, बस कुछ मिनट। और उसके बाद एंडोहर ने अपनी निगाहें सख्त करते हुए कहा, हमारा सौदा पूरा हो गया है। तुम पर मेरा कोई कर्ज नहीं रहेगा और मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं चुकाऊंगा। मोरबस मुस्कुराया, उसके पीले दांत मंद रोशनी में चमक रहे थे। सहमत। जैसे एंडोहर मूर्ख नहीं था, वैसे ही मोरबस भी नहीं था। वह जानता था कि एंडोहर क्या है। वह जानता था कि समय और स्थान का देवता कैसे काम करता है। वह उनका इस्तेमाल कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे वे उसका इस्तेमाल कर रहे थे। और यह गठबंधन अस्थायी था, सुविधा का विवाह और इससे ज्यादा कुछ नहीं। जहां तक मोरबस का सवाल है, अंधेरे के देवता के साथ एंडोहर का जुनून उसके निर्णय को धुंधला कर देता है, जिससे वह लापरवाह और अप्रत्याशित हो जाता है। इस प्रकार तीनों घुड़सवार एंडोहर पर भरोसा नहीं करते थे, पूरी तरह से नहीं, और वे उससे मुक्त होने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। मृत्यु को पकड़ना उनकी प्राथमिकता और उनका जुनून था, और एक बार जब यह अच्छी तरह से हो जाता तो उन्हें एंडोहर की कोई ज़रूरत नहीं होती। एट नोवेलबन एट एक बार सौदा तय हो जाने के बाद मोरबस उस पोर्टल से गायब हो गया जहां वह आया था और एंडोहर को मूनलाइट वैली में अकेला छोड़ गया। वह एक पल के लिए वहां खड़ा रहा, उसकी नज़र उस जगह पर टिकी हुई थी जहां प्लेग देवता था, एक विचारशील भौं उसके माथे पर थी। फिर छायाओं का भंवर और समय की विकृति, वह भी गायब हो गया। कुछ मिनट बाद मोरबस अपने ही क्षेत्र में फिर से प्रकट हुआ, क्षय और निराशा का क्षेत्र। यह एक उजाड़ बंजर भूमि थी, बंजर मैदानों और दुर्गंधयुक्त दलदलों का एक विशाल विस्तार, जहां हवा मौत की बदबू से भरी हुई थी। मक्खियां, उनके शरीर विचित्र रूप से सूजे हुए, घने झुंडों में भिनभिना रहे थे। उनकी निरंतर भिनभिनाहट एक निरंतर, परेशान करने वाली गुनगुनाहट थी। कंकाल, जिनकी हड्डियां कठोर धूप से सफ़ेद हो गई थीं, परिदृश्य में बिखरे हुए थे। उनकी खाली कोठरियां बीमार, हरे आसमान को घूर रही थीं। और सड़ने की विभिन्न अवस्थाओं में शव जमीन पर बिखरे हुए थे। उनके मांस से एक बदबूदार तरल रिस रहा था जो सड़े हुए, बुदबुदाते हुए गू के तालाब बना रहा था। यह एक ऐसी जगह थी जहां जीवन मुरझा गया था, जहां उम्मीद मर गई थी। हालांकि मोरबस को घर जैसा महसूस हुआ। उसने दुर्गंधयुक्त हवा में सांस ली, उसकी इंद्रियां क्षय का आनंद ले रही थीं। वह उजाड़ परिदृश्य से होते हुए एक अकेले मुड़े हुए पेड़ की ओर बढ़ा जो क्षितिज के सामने खड़ा था। यह एक घुमावदार, प्राचीन चीज थी। इसकी शाखाएं नंगी और काली हो गई थीं, इसका तना सड़ते हुए घावों से ढका हुआ था। उसने पेड़ के तने को एक खास पैटर्न में थपथपाया और जमीन के एक हिस्से को हिलाने से पहले एक छिपा हुआ रास्ता दिखाई दिया जो नीचे की ओर धरती में जाता था। वह अंधेरे में उतर गया, हर कदम के साथ मौत की बदबू और भी तेज होती जा रही थी। मार्ग एक विशाल, गुफानुमा कक्ष में खुलता था, जिसकी दीवारें खोपड़ियों से सजी हुई थीं। उनकी खाली कुर्सियां मशालों की टिमटिमाती रोशनी में चमक रही थीं जो एक बीमार, हरे रंग की लौ से जल रही थीं। और कक्ष के केंद्र में मानव हड्डियों से बने सिंहासन पर बैठा फोरक्रक्स था, नेक्रोमेंसी का देवता। वह एक कंकाल जैसा व्यक्ति था, उसका रूप फटे हुए, गहरे हरे रंग के वस्त्रों में लिपटा हुआ था। उसका खोपड़ी जैसा चेहरा किसी भी मांस और मानवता से रहित था। उसकी आंखें, दुष्ट, हरे रंग की रोशनी के 2 बिंदु, मोरबस पर टिकी हुई थीं जैसे ही वह पास आया। अच्छा, फोरक्रक्स ने पूछा। उसकी आवाज़ एक सूखी, कर्कश फुसफुसाहट थी जो कक्ष में गूंज रही थी। क्या एंडोहर सहमत था? बेशक, उसने ऐसा किया, मोरबस ने मुस्कराते हुए पास की कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उसके शरीर से एक चिपचिपा, हरा तरल पदार्थ बह रहा था। वह हमारे लिए मौत को पिंजरे में बंद कर देगा, उसे फंसाए रखेगा, कुछ मिनटों के लिए, जैसा कि हमने कहा था। अच्छा, फोरक्रक्स ने कर्कश स्वर में कहा। उसकी खाली आंखों के गड्ढों में एक हल्की, हरी रोशनी टिमटिमा रही थी। और ज़ाइलोथ,
क्या वह हमारे साथ शामिल होगा? वह वहाँ होगा, मोरबस ने अपने हाथ को एक नकारात्मक लहर के साथ कहा। इसे मिस नहीं करूंगा। उन तीनों में ज़ाइलोथ, हत्या का देवता, सबसे शक्तिशाली था। उसने हत्या को एक व्यवसाय में बदल दिया था, एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी। उसने एक पंथ बनाया था, उसके नाम पर हत्या करने वाले भक्तों का एक समूह। उनके पास रैंक, उपाधियां और यहाँ तक कि लाभ भी थे। जितना अधिक वे हत्या करते थे उतना ही वे ज़ाइलोथ के पक्ष में होते थे, और जितना अधिक वे पक्ष में होते थे उतना ही वे उसकी पूजा करते थे। यह एक दुष्चक्र था, मृत्यु और भक्ति की एक स्वस्थायी मशीन, और इसने ज़ाइलोथ को मजबूत बनाया। रिन, उनकी बेटी, उनकी हत्या की राजकुमारी, उस विकृत पदानुक्रम के शीर्ष पर खड़ी थी। उनकी सबसे समर्पित अनुयायी, उनकी सबसे कुशल हत्यारी। फोरक्रुक्स, ज़ाइलोथ जितना आकर्षक नहीं था, फिर भी वह एक ताकत थी। उसके पास ज़ाइलोथ जितनी संख्या नहीं थी, लेकिन उसके पास गुणवत्ता थी। उसके अनुयायी और उसके रीपर्स डार्क आर्ट्स, नेक्रोमेंसी और जीवन और मृत्यु के हेरफेर में विशेषज्ञ थे। उसने कमजोर लोगों को निशाना बनाया, शोकग्रस्त, जिन्होंने प्रियजनों को खो दिया था। वह उनके कानों में फुसफुसाता था, उन्हें पुनर्मिलन और पुनरुत्थान का वादा करता था। उपयुक्त लक्ष्य मिलने के बाद फोरक्रुक्स और उसके रीपर उनका मार्गदर्शन करते थे, उन्हें ज्ञान, अनुष्ठान और शक्ति प्रदान करते थे। वे गरीब आत्माओं को कब्र खोदना, शरीर के अंगों को जोड़ना और मृत शरीर में फिर से जान फूंकना सिखाते थे। दूसरे शब्दों में, वह उन्हें फंसाता, उन्हें अपने जाल में फंसाता और उन्हें अपने जादू पर निर्भर बनाता। और बदले में वे उसकी पूजा करते, उसकी सेवा करते और पूरे राज्य में उसकी आंखें और कान बन जाते। उसकी मौत के एजेंट। यह ज़ाइलोथ के ऑपरेशन जितना व्यापक नहीं था, लेकिन यह प्रभावी था, और इसने फोरक्रुक्स को बहुत शक्तिशाली बना दिया। और फिर मोरबस था, विपत्तियों का देवता। बीमारी प्रकट हुई। वह अपने भाइयों से अलग था। उसके पास ज़ाइलोथ की व्यावसायिक सूझबूझ या फोरक्रुक्स का रुग्ण आकर्षण नहीं था। उसे अनुयायियों की लालसा नहीं थी, या शक्ति की, कम से कम उसी तरह नहीं। इसके बजाय वह बस अपने काम का आनंद लेता था, जबकि वह बीमारी और पीड़ा में आनंद लेता था। उसे कुछ भी बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह अपनी प्रतिभा को फैलाना चाहता था, संक्रमित करना, भ्रष्ट करना। फोरक्रुक्स, मोरबस ने कहा, उसकी आवाज़ एक धीमी, कर्कश आवाज़ थी, क्या सब कुछ ठीक है? हमारे प्यारे भाई को पकड़ने के लिए। वह किसी वफादारी या भाईचारे के प्यार की भावना से अपने भाइयों की मदद नहीं कर रहा था। इसके बजाय वह सिर्फ जिंदा रहना चाहता था, अपनी विपत्तियां फैलाने और दुनिया को मिटते हुए देखने के लिए लंबे समय तक जीना चाहता था। और वह जानता था कि अंधेरे के देवता के साथ देवताओं की हत्या की होड़ में उसके मौके बहुत कम थे। आखिरकार जब रेनार गिर गया था, तब वह फोर्टुना के क्षेत्र में था। उसने क्रॉसबो बोल्ट देखा, चीख सुनी और शक्ति संतुलन में बदलाव महसूस किया। सटीक रूप से कहें तो उसे डर और निश्चितता महसूस हुई कि देवता मर सकते हैं। वह उस अनुभूति को फिर कभी अनुभव नहीं करना चाहता था, इसलिए वह अपने भाइयों की मदद करने के लिए उनके साथ शामिल हो गया, क्योंकि मौत को फंसाना ही एकमात्र रास्ता था, उनके बचने और उस आदिम भय से बचने का एकमात्र तरीका जिसने रेनार की हत्या के बाद से उसे जकड़ रखा था। फोरक्रुक्स, मोरबस ने कहा, उसकी आवाज़ धीमी, कर्कश थी, क्या सब कुछ ठीक है? हमारे प्यारे भाई को पकड़ने के लिए। वह रुक गया, उसकी नज़र फोरक्रुक्स पर टिकी हुई थी। हमें इस पर सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, भाई। अगर हम चूक गए तो बस इतना ही कहिए कि हम बर्बाद हो गए। शाही तरीके से। फोरक्रुक्स काफ़ी देर तक चुप रहा, उसका खोपड़ी जैसा चेहरा पढ़ने लायक नहीं था, उसकी खाली आंखें दूर तक घूर रही थीं। वह जोखिम तौल रहा था। यह एक जुआ था, एक बड़ा जुआ। अगर वे सफल हो जाते तो वे खुद मौत पर नियंत्रण कर लेते और अंधेरे के देवता से भी अछूते रह जाते। जब माइकल और गया नित्रोएल के मंदिर की अनोखी चुनौतियों का सामना कर रहे थे, तब एंडोहर अपने किले में वापस उबल रहा था। वह आगे पीछे घूम रहा था, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे मुड़े हुए थे, उसका चेहरा गुस्से के मुखौटे में विकृत था। वह बहुत करीब था, बहुत करीब। उसने आगरा को हेरफेर किया, टकराव के लिए मंच तैयार किया, और फिर कुछ नहीं हुआ। कुछ ने उसे एवा के जंगल में टेलीपोर्ट होने से रोक दिया और उसे अंधेरे के देवता को पकड़ने से रोक दिया जब वह कमज़ोर था। ये सोचकर ही उसका खून खौल उठा। उसकी नज़र कमरे के कोने में लगे आईने पर पड़ी, जिसमें डायना दिखाई दे रही थी, टाइमलेस जेल में फंसी हुई, एक खास तरह से बनाई गई कोठरी जिसमें रहने वाले को एक पल में ही पूरी तरह से पीड़ा हो जाती है। वह अभी भी अडिग और विद्रोही थी। उसके साथ उसने जो कुछ भी किया था, उस जगह पर बिताए सालों के बावजूद उसकी आत्मा अडिग रही। ये क्रोधित करने वाला था। सेराफिन ने कंधे उचका दिए। गायब हो गया, गायब हो गया। आगरा की मौत के बाद वे गायब हो गए। मेरे जासूसों ने कुछ सुना, हरे भरे अभयारण्य के बारे में, एवा के उपासकों के बारे में। उन्होंने गया को देखा, वह स्वर्गारोहित हो गई, राक्षसों की देवी बन गई। दोपहर के 1:35 उसके पास और भी चिंताएं थीं।
पैथियन जितना कमजोर था फिर भी खतरा बना हुआ था। और अंधेरे का देवता एक वाइल्ड कार्ड था, एक अराजकता कारक जिसका एंडोहर ने पूरी तरह से हिसाब नहीं लगाया था। लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसे फायदा था, उसे सहयोगी मिल रहे थे। लक्सर का दलबदल एक तख्तापलट था। उसके जैसे क्षेत्र का देवता, धन, शक्ति और प्रभाव वाला देवता एक महत्वपूर्ण जीत थी। और सेराफिन की प्रतिभा के साथ वह और भी लोगों को अपने साथ शामिल होने के लिए राजी कर सकता था। क्या तुम अभी भी उस विफलता पर खिन्न हो, एंडोहर? सेराफिन की आवाज़, जिसमें मनोरंजन का एक संकेत था, उसके विचारों को तोड़ती हुई निकली। वह पास के एक सिंहासन पर लेटी हुई थी, उसके पैर क्रॉस किए हुए थे, उसकी नज़र उस पर टिकी हुई थी, उसके होठों पर एक जानकार मुस्कुराहट खेल रही थी। वह कहाँ है? एंडोहर ने पूछा, उसकी आवाज़ दबे हुए गुस्से से भरी हुई थी। सेराफिन ने कंधे उचका दिए। चला गया, गायब हो गया। आगरा की मृत्यु के बाद वे गायब हो गए। मेरे जासूसों ने कुछ सुना, हरे भरे अभयारण्य के बारे में, एवा के उपासकों के बारे में। उन्होंने गया को देखा, वह स्वर्गारोहित हो गई, राक्षसों की देवी बन गई। वह रुकी, उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। और फिर वे सेजस्पाया गए, लोहार गिल्ड में, रुरिक से मिले, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। वे चले गए। बेशक सेराफिन को उनके असली गंतव्य के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रिन, एंडोहर के साथ अपने सभी गठबंधन के बावजूद, अभी भी रिन थी। हत्या की राजकुमारी, अहंकारी, अविश्वासी और गुप्त। वह मंदिर में माइकल की उपस्थिति के बारे में अपनी जानकारी साझा नहीं करती, किसी के साथ नहीं। यह एक कमजोरी थी, उसके चरित्र में एक दोष। और यह माइकल के पक्ष में काम कर रहा था। अगर रिन ने एंडोहर को सूचित किया होता और उनके स्थान का ठीक से खुलासा किया होता तो चीजें बहुत अलग होती। एंडोहर ने सीधे हस्तक्षेप किया होता, उसने माइकल को पकड़ लिया होता। लेकिन रिन ने ऐसा नहीं किया। और अब माइकल और गया मंदिर पर चढ़ रहे थे और अग्नि राजा के करीब पहुंच रहे थे। और एंडोहर, उसे कुछ भी पता नहीं था। 3 घुड़सवार आपसे बात करना चाहते हैं, मेरे प्रभु, सेराफिन ने विषय बदलते हुए कहा। उसकी आवाज़ मधुर थी, उसकी नज़र एंडोहर के चेहरे पर टिकी हुई थी। एंडोहर ने आश्चर्यचकित होकर पलकें झपकाईं। 3 घुड़सवार, ज़ाइलोथ, हत्या के देवता, फोरक्रिक्स, नेक्रोमेंसी के देवता, मोरबस, विपत्तियों के देवता। वे प्रकृति की एक शक्ति थे, विनाश की तिकड़ी, देवताओं के क्षेत्र में किसी भी अन्य देवता की तुलना में अधिक मौतों और पीड़ा के लिए जिम्मेदार। और वे उससे मिलना चाहते थे। वह उनसे निपट रहा था, बेशक तब से जब उन्होंने अतीत में कुछ परियोजनाओं में उसकी मदद की थी। उन्होंने घटनाओं में हेरफेर भी किया था, तार खींचे थे और ईव की मौत को सुविधाजनक बनाने के लिए सही कानों में फुसफुसाया था। ये तीनों जानते थे कि वह अंधेरे के देवता की सिर्फ एक दोस्त से ज्यादा थी। वह खुद मौत का अवतार थी। और उसे खत्म करके उन्होंने मौत को कमज़ोर कर दिया था और उसे कमज़ोर बना दिया था। यह एक ज़रूरी कदम था और एक रणनीतिक कदम था। एंडोहर ने घटनाओं में हेरफेर करके, छाया से तार खींचकर और यह सुनिश्चित करके उनकी मदद की कि उनकी योजना सफल हो। लेकिन एंडोहर को यह पसंद नहीं था। उसके पास मानक थे। अगर यह बिल्कुल ज़रूरी न होता तो वह उन राक्षसों के साथ मिलीभगत करने के लिए नीचे नहीं गिरता। उसे सहयोगियों की ज़रूरत थी, शक्तिशाली सहयोगियों की, और वे तीनों शक्ति के अवतार थे। माइकल के प्रति उसकी घृणा, उसके द्वारा झेले गए अपमान के प्रति इतनी तीव्र और इतनी सर्वव्यापी थी कि वह कुछ भी करने को तैयार था, उसे नष्ट करने के लिए कुछ भी। भले ही इसका मतलब पूरे क्षेत्र में सबसे अधिक निंदित, सबसे अधिक गड़बड़ देवताओं में से 3 से हाथ मिलाना हो। उसे अभी उनकी ज़रूरत थी। और अब वे क्या चाहते हैं? एंडोहर ने पूछा, उसकी आवाज़ धीमी गड़गड़ाहट जैसी थी। सेराफिन ने कंधे उचकाए, उसके कंधे एक सुंदर, लगभग सर्प जैसी गति में हिल रहे थे। कौन जानता है कि उन प्राणियों के दिमाग में क्या चल रहा है, उसने कहा, उसकी आवाज़ में घृणा का भाव था। लेकिन अगर मुझे अनुमान लगाना होता तो मैं कहता कि इसका मृत्यु से कुछ लेना देना है। एंडोर ने ठहाका लगाया, एक ठंडी, हास्यहीन आवाज़। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वे हैं, उसने कहा, उसकी निगाहें विचारमग्न हो गईं। वे कहाँ मिलना चाहते हैं? मोरबस ने चांदनी घाटी का सुझाव दिया। सेराफिन ने जवाब दिया, उसके होंठ हल्की मुस्कान में मुड़ गए। आधी रात को। एंडोहर ने आह भरी। बहुत बढ़िया, उन्हें बता देना कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा। जब नियत समय आया तो एंडोहर ने खुद को चांदनी घाटी के बीच में खड़ा पाया। यह एक उजाड़ जगह थी, एक बंजर घाटी जो एक पर्वत श्रृंखला के बीच में बनी हुई थी। 3 चांद, जिनकी सतहें अलौकिक प्रकाश से चमक रही थीं, ऊपर स्याही भरे आसमान में लटके हुए थे, जो परिदृश्य पर लंबी, भयानक छायाएं डाल रहे थे। एक संकरी नदी, जिसका पानी स्याही की तरह काला था, घाटी के तल से होकर गुजर रही थी, जिसकी सतह एक झिलमिलाते सांप की तरह पीली चांदनी को प्रतिबिंबित कर रही थी। जब एंडोहर वहां खड़ा था, उसकी नज़र नदी की अप्राकृतिक शांति पर टिकी हुई थी। उसने हवा में बदलाव, अंतरिक्ष की विकृति महसूस की। आखिरकार वह समय और स्थान का देवता था। वह टेलीपोर्टेशन के हस्ताक्षर को अपने हाथ की पीठ की तरह जानता था।
उसके पीछे एक द्वार खुला, बैंगनी ऊर्जा का एक घूमता हुआ भंवर और एक आकृति बाहर निकली। मोरबस। प्लेग के देवता को पहचानना मुश्किल नहीं था। उसने अपने हमेशा की तरह फटे पुराने भूरे रंग के वस्त्र पहने थे, जिसके किनारे फटे हुए थे और कुछ ऐसा दाग लगा हुआ था जिसे एंडोहर पहचानना नहीं चाहता था। मक्खियों का एक बादल उसके सिर के चारों ओर भिनभिना रहा था, उनके पंख लगातार परेशान करने वाली गूंज थे। और गंध, ओह गंध! ये सल्फर था, और सड़न, और कुछ मीठा, बीमार करने वाला मीठा, सड़े हुए फल की तरह। उसका चेहरा उसके हुड की छाया के नीचे छिपा हुआ था, लेकिन एंडोहर उसके पीले दांतों की चमक, उसके होठों की क्रूर मोड़ देख सकता था। एंडोर ने अपनी घृणा के बावजूद एक तटस्थ भाव बनाए रखा। मोरबस, उसने कहा, उसकी आवाज़ शांत स्थिर थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? मोरबस ने ठहाका लगाया, एक सूखी, कर्कश आवाज़, जैसे हड्डियाँ आपस में रगड़ रही हों। मृत्यु अपने बिल से बाहर आ रही है, एंडोहर, उसने कहा, उसकी आवाज़ धीमी, कर्कश गड़गड़ाहट वाली थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने वादे को पूरा करो। अब समय आ गया है कि तुम उसे पकड़ने में हमारी मदद करो। एंडोहर को आश्चर्य जैसी किसी चीज़ की झलक महसूस हुई, लेकिन ये बताना उसके लिए भी मुश्किल था। बेशक, उसे पता था कि यह क्षण आएगा। यह अपरिहार्य था। आखिरकार, उसने 3 घुड़सवारों के साथ एक समझौता किया था, जो आपसी स्वार्थ की आग में गड़ा गया समझौता था। उन्होंने वेदोरा को पुनर्जीवित करने और जोरियन के कई स्वर्गदूतों को बाहर निकालने में उसकी मदद की थी, जिससे यह एक दुर्घटना की तरह लग रहा था। और बदले में, उसने समय आने पर उनकी सहायता करने का वादा किया था। फिर भी, मृत्यु को पकड़ना एक साहसिक कदम था। दुस्साहसी। उनके लिए भी। मृत्यु सबसे पुराने देवताओं में से एक थी, अपार शक्ति वाली, प्रकृति की एक शक्ति। और 3 घुड़सवारों ने उसकी मदद मांगना सही था। अगर कोई मृत्यु को फंसा सकता था, तो वह एंडोहर था, समय और स्थान का देवता। तो एंडोहर ने कहा, उसकी आवाज़ सावधानी से तटस्थ थी, वह बाहर आ रहा है न? हमारे पास हमारे मुखबिर हैं, मोरबस ने हंसते हुए कहा, उसकी आवाज़ एक सूखी, कर्कश ध्वनि थी। ये पुष्टि हो गई है। मौत आ रही है। लक्सर में, 4 दिनों में, भेष बदलकर, ये सही मौका है, उसे पकड़ने के लिए। एंडोहर का दिमाग तेजी से चल रहा था, वह जोखिमों, संभावित पुरस्कारों की गणना कर रहा था। मान लीजिए कि आप सफल हो जाते हैं, उसने कहा, उसकी नज़र मोरबस पर टिकी हुई थी। फिर क्या? आप मौत के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? वह उत्सुक था। तीनों घुड़सवार क्या योजना बना रहे थे? अपने भाई को पकड़कर उन्हें क्या हासिल होने की उम्मीद थी? ये शक्ति के बारे में था। ये हमेशा से था, लेकिन किस तरह की शक्ति? उनका अंतिम लक्ष्य क्या था? हालांकि, मोरबस का अपनी योजना का खुलासा करने का कोई इरादा नहीं था। वह बस मुस्कुराया, एक डरावना, अस्थिर इशारा जिसने एंडोहर की त्वचा को सिहरन पैदा कर दी। वह, मेरे प्यारे एंडोहर, उसने कहा, उसकी आवाज़ धीमी थी, हमारा छोटा सा रहस्य है। बेशक, मोरबस को पता था। वे सभी जानते थे, अंधेरे के देवता के खुलेआम घूमने, देवताओं को मारने और प्राकृतिक व्यवस्था को चुनौती देने के साथ मृत्यु की उपस्थिति पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। उन्हें खुद की रक्षा करने और अपनी मृत्यु से बचने के लिए उसकी ज़रूरत थी। और अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि वे खुद मौत को पकड़ लें, उसे नियंत्रित करें, उसे अपनी इच्छा के अनुसार झुकाएं। यह एक खतरनाक खेल था, एक हताश करने वाला जुआ। लेकिन 3 घुड़सवार महत्वाकांक्षी थे। बेशक, एंडोहर जानता था कि मामले को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं था। 3 घुड़सवार गुप्त थे, उन्हें उस पर भरोसा नहीं था, ठीक वैसे ही जैसे उसे उन पर भरोसा नहीं था। यह एक साझेदारी थी जो आवश्यकता से पैदा हुई थी, आपसी स्वार्थ से, दोस्ती से नहीं। लेकिन एंडोहर के पास चीज़ों का पता लगाने के तरीके थे। आखिरकार, वह समय और स्थान का देवता था। वह वास्तविकता को देख सकता था और अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकता था। वह जल्दी या बाद में पता लगा लेगा कि वे क्या योजना बना रहे थे। जो बात मोरबस और उसके भाइयों को नहीं पता थी वह ये थी कि अंधेरे के देवता का भी लक्सर में व्यवसाय था। जोरियन के अनुरोध, सेराफिन के डेटा सेंटर के विनाश ने घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी थी जो उसे और मौत दोनों को 4 दिनों में एक ही समय पर एक ही स्थान पर ला खड़ा करेगी। टकराव का रास्ता। और एंडोहर को बस इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या होता है। नमस्ते, यह अध्याय का भाग 1 है और मैंने गलती से भाग 2 पहले अपलोड कर दिया जो कि पिछला अध्याय था। लेकिन मैंने पिछले अध्याय को हटाया या अपडेट नहीं किया क्योंकि यह उन लोगों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने अध्याय को अनलॉक किया और पढ़ा। इसलिए कृपया मुझे इस गलती के लिए माफ़ करें। इस बीच, नश्वर क्षेत्र में वापस, एलिडर और लैला डार्क कैसल के भीतर एक मंद रोशनी वाले कमरे में बैठे थे। टिमटिमाती मशाल की रोशनी दीवारों पर लंबी, नाचती हुई परछाइयाँ डाल रही थी। यहाँ तक कि सबसे चमकदार लपटें भी कम होती दिख रही थीं। उनकी रोशनी नूह की मृत्यु के बाद से दुनिया पर छाए अंधेरे को भेदने के लिए संघर्ष कर रही थी।
हैरी, अब 14 साल का, वयस्कता की दहलीज पर खड़ा एक युवक उनके बगल में बैठा था। उसकी निगाहें फर्श पर टिकी थीं, उसका भाव परेशान था। वुल्फ्रिक, जिसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था, खिड़की के पास खड़ा था। उसकी निगाहें बाहर की दुनिया को ढंकने वाले अंधेरे पर टिकी थीं। अनंत रात ने चीजों को बदल दिया था। ये सिर्फ प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं थी, यह उससे कहीं ज्यादा था। ऐसा लगता था कि यह अंधकार लोगों के दिलों में समा रहा था, उनकी भावनाओं को तोड़ मरोड़ रहा था, उनके सबसे बुरे आवेगों को बढ़ा रहा था। जैसा कि स्काई हॉल के बुजुर्गों ने बताया, हिंसा बढ़ रही थी, अपराध दर आसमान छू रही थी और लोग ज्यादा चिड़चिड़े और आक्रामक हो रहे थे। वे थोड़ी सी भी उकसावे पर भड़क उठते थे, यहाँ तक कि सबसे मामूली विवादों को निपटाने के लिए मुट्ठी, चाकू और जादू का सहारा लेते थे। इसके अलावा समय बताने का सरल कार्य भी मुश्किल हो गया था। दिन रात में बदल रहे थे, रातें दिन में। नए दिन की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए कोई सूर्योदय नहीं था और इसके अंत को इंगित करने के लिए कोई सूर्यास्त नहीं था। दूसरे शब्दों में, लोग अपना संयम खो रहे थे। उदाहरण के लिए, किसान यह नहीं बता पा रहे थे कि उन्हें अपनी फसल कब लगानी है और व्यापारी यह नहीं बता पा रहे थे कि उन्हें अपनी दुकानें कब खोलनी हैं। यहाँ तक कि जानवर भी भ्रमित थे, उनकी सहज प्रवृत्ति अंतहीन रात में उलझी हुई थी। यह अराजकता थी और यह हर किसी को परेशान कर रही थी। एलिडिर ने चुप्पी तोड़ी, उसकी आवाज़ मंद रोशनी वाले कमरे में धीमी गड़गड़ाहट की तरह थी। डार्क आर्मी ने चेक पॉइंट स्थापित किए हैं, उसने कहा। उसकी नज़र महल की दीवारों से परे किसी दूर के बिंदु पर टिकी हुई थी। हर बड़े शहर में, हर गांव में, हर महाद्वीप में वे गश्त कर रहे हैं, व्यवस्था बनाए रख रहे हैं, या कोशिश कर रहे हैं। उसने रुककर अपनी भौं सिकोड़ते हुए कहा, कोरी समुद्र में गश्त कर रहा है, उसने कहा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। समुद्री डाकुओं को दूर रखना। समुद्र विशेष रूप से शाश्वत अंधकार से बुरी तरह प्रभावित थे। अस्थिरता, भय और हताशा ने कई लोगों को समुद्री डकैती की ओर धकेल दिया था। उन्होंने दल बनाए, तटीय शहरों पर छापा मारा और व्यापारी जहाज़ों पर हमला किया। अराजकता से उनका लालच बढ़ गया। वे डार्क आर्मी के नियंत्रण से बाहर, स्वतंत्र, अप्रत्याशित और तेजी से आक्रामक होकर काम कर रहे थे। कोरी की कमान में माइकल का प्रमुख जहाज बिग बर था, समुद्री डाकुओं के खतरे को रोकने की कोशिश में समुद्र में गश्त कर रहा था। लेकिन यह एक बाल्टी से समुद्र को बचाने की कोशिश करने जैसा था। और नित्रोइल, लैला ने कहा, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। उसने हमारी सहायता मांगी है। अवोर में, एलिडिर ने आह भरी, अपने बालों में हाथ फेरते हुए। मैंने और आदमी भेजे हैं, उसने कहा, लेकिन हम बहुत कमज़ोर हैं। हम किसी संगठन से नहीं लड़ रहे हैं, लैला। हम अंधेरे से लड़ रहे हैं, लोगों के दिलों में। हैरी, जो अब तक चुप था, बोला। उसकी आवाज़ में एक गंभीर दृढ़ संकल्प था। जरील के बारे में क्या? उसने पूछा। क्या किसी ने उसे देखा है? जरील का नाम हवा में लटका हुआ था, उस खतरे की एक डरावनी याद जो अभी भी छाया में छिपा हुआ था। पूर्व रीपर, जो कभी फोरक्रक्स का सेवक था, अब एक दुष्ट एजेंट है। वह बेकाबू था। वह एक प्रेत और राक्षस था जो जीवितों पर कब्जा कर सकता था, मृतकों को परेशान कर सकता था और बिना किसी निशान के गायब हो सकता था। उसने अपने पीछे लाशों का एक निशान छोड़ा था, जिनमें से प्रत्येक उसकी क्रूरता और शक्ति का प्रमाण था। वे सभी सिंडी के साथ जो कुछ भी किया, उसे याद करते हुए सिंडी को वश में किया और उन्हें उसे छोड़ने के लिए मजबूर किया। लेकिन सिंडी अपनी युवावस्था के बावजूद शिकार नहीं थी। वह बड़ी हो गई थी। वह अब लगभग 14 वर्ष की थी, लेकिन वह अलग थी। आखिरकार उसे गया ने पाला था और माइकल और ईव ने प्रशिक्षित किया था। सटीक रूप से कहें तो एक छोटी डार्क क्वीन, जैसा कि एलिडिर ने एक बार मजाक में उसे बुलाया था। सिंडी उसका शिकार कर रही है, एलिडिर ने अपनी आवाज़ में गर्व का संकेत देते हुए कहा। वह करीब है। क्या ये खतरनाक नहीं है? लैला ने पूछा। उसकी भौहें चिंता में सिकुड़ गईं। वह बहुत छोटी है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा करना चाहिए। एलिडिर ने अपना सिर हिलाया। सिंडी, वह अलग है, लैला। वह रेलेन की बेटी है, लेकिन वह उनकी भी है। उसने छत की ओर इशारा करते हुए, देवताओं के राज्य की ओर इशारा करते हुए कहा। वह उनके साथ बड़ी हुई है, गया, और उसके साथ वह खुद को दोषी मानती है। आप देखिए, जारियल को मुक्त करने के लिए, उसके द्वारा की गई मौतों के लिए, वह उसका शिकार कर रही है। और वह नहीं रुकेगी, तब तक नहीं जब तक वह उसे खत्म नहीं कर देती। उसे खुद को साबित करने की ज़रूरत है, उनके सामने और खुद के सामने। क्या उसने कोई संदेश भेजा है? लैला ने पूछा। उसकी आवाज़ में हिचकिचाहट थी, उसकी नज़र एलिडिर की ओर घूम रही थी। वे सभी जानते थे कि वक्त से उसका क्या मतलब था। अंधेरे का देवता, अंधकार का स्वामी। जब एलिडिर ने उसकी बात सुनी तो उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए बस आह भरी। वह उन यादों से निपटने में व्यस्त था जिन्हें वुल्फ्रिक ने खोला था और नश्वर क्षेत्र को टूटने से बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके पास माइकल से संपर्क करने के बारे में सोचने का भी समय नहीं था।
और अगर उसके पास समय होता तो भी वह उनसे संपर्क नहीं करता, क्योंकि माइकल और गया ने नश्वर क्षेत्र को उसके और दूसरों के हवाले कर दिया था। यह उनकी जिम्मेदारी और बोझ था। इसके अलावा वह केवल कल्पना कर सकता था कि देवताओं के क्षेत्र में माइकल किस तरह की गंदगी से निपट रहा होगा। नहीं, उसने भारी आवाज में कहा। कुछ नहीं, मुझे सिंडी की मदद करनी चाहिए, हैरी ने दृढ़ आवाज में कहा। उसे अकेले नहीं रहना चाहिए। उसके बाहर होने पर ऐसा नहीं हो सकता। एलिडिर ने आह भरी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की है, हैरी। कई बार मैंने बैकअप के लिए आर्या को उसके साथ भेजने की भी पेशकश की, लेकिन वह जिद्दी है, बिल्कुल अपनी गॉडमदर की तरह। हैरी ने हंसते हुए कहा, एक हल्की, बिना हास्य वाली आवाज। हाँ, उसने कहा, उसकी आवाज में फुसफुसाहट थी। वह कुछ खास है। जब से हैरी ने उसे देखा, वह सिंडी की ओर आकर्षित हो गया। वह अलग थी, खास थी, सुंदर, हाँ, लेकिन साहसी भी, एक बदमाश। वह उन दूसरी लड़कियों की तरह नहीं थी जिनसे वह मिला था, क्योंकि सिंडी किसी भी चीज़ या किसी से नहीं डरती थी। वह उसकी वफादारी और जिस तरह से वह डार्क लॉर्ड और गाय की पूजा करती थी, उसकी प्रशंसा करता था। उसने उसे मेजरोंथ में बड़े छात्रों के एक समूह का सफाया करते देखा था जिन्होंने माइकल का अपमान करने की हिम्मत की थी। प्रोफेसरों को उसके उग्र क्रोध को रोकते हुए हस्तक्षेप करना पड़ा। वह उसकी उस तीव्रता की प्रशंसा करता था। कभी कभी रात में वह उसे डार्क कैसल की बालकनी पर खड़े होकर आसमान से बात करते हुए देखता था, जैसे कि उसे सच में विश्वास हो कि डार्क लॉर्ड और गाय उसे सुन सकते हैं। यहाँ तक कि उसकी माँ रेलीन भी उसे इस बारे में चिढ़ाती थी, कहती थी कि वह डार्क लॉर्ड और गाय को किसी से भी ज्यादा प्यार करती है और कुछ नहीं। वह समर्पित है, हैरी ने धीरे से कहा। वह उसे ढूंढकर रोक लेगी। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, हैरी, लैला ने धीरे से सुझाव दिया, उसकी नज़र अपने बेटे पर टिकी हुई थी। वह बहुत घमंडी है, बिल्कुल तुम्हारे पिता की तरह, मदद स्वीकार करने के लिए। लेकिन उसे इसकी ज़रूरत है और तुम्हें उसकी परवाह है। लैला ने देखा कि हैरी सिंडी को किस तरह देखता है, प्रशंसा, स्नेह और लालसा। इस अराजकता में भी युवा प्रेम को खिलते देखना एक तरह से मनोरंजक था। वह अपने बेटे के लिए खुश थी। और सिंडी खास थी, गया की तरह एक पटाखा, लेकिन एक अच्छे दिल, एक दयालु आत्मा के साथ। लेकिन इससे पहले कि हैरी जवाब दे पाता, वुल्फ्रिक, जो चुप था, आखिरकार बोल पड़ा। हमें रोवेना से बात करने की ज़रूरत है, उसने शांति से कहा। कमरे में मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। वे सभी रोवेना, डार्क लॉर्ड से उसके संबंध और उनके साझा इतिहास के बारे में जानते थे। वह नूह की मृत्यु के बाद से अपने पिता और बहन के साथ डार्क कैसल में रह रही थी, खुद को अलग रखते हुए, अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताती थी, मुश्किल से अपने कमरे से बाहर निकलती थी। तुम्हारा क्या मतलब है, वुल्फ्रिक? एलिडिर ने पूछा, उसकी आवाज़ में आशंका थी। रोवेना का इससे क्या लेना देना है? वुल्फ्रिक ने उनका सामना किया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। रोवेना की माँ, डायना, में प्राचीन देवता अरोरा का खून था। मेरा मानना है कि रोवेना को ये खून, ये शक्ति विरासत में मिली है। वह रुका, उसकी नज़र उनके चेहरों पर घूम रही थी। हम जो कर रहे हैं वह अस्थायी, बैंड-एड समाधान है। हम बस अपरिहार्य को लंबा खींच रहे हैं। इसे सही मायने में ठीक करने का एकमात्र तरीका, प्रकाश को वापस लाना, अंधेरे को बदलना है। और मेरा मानना है कि रोवेना ही इसकी कुंजी है। उसने गहरी सांस ली। हमें अंधेरे से लड़ने के लिए रोवेना की सहायता के इस खून का उपयोग करने की आवश्यकता है। सभी ने आश्चर्य और अविश्वास के मिश्रण के साथ वुल्फ्रिक को देखा। यह असंभव लग रहा था, फिर भी अगर यह सच था तो ये सब कुछ बदल सकता था। कैसे? लैला ने झिझकते हुए कहा। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? वुल्फ्रिक ने गहरी सांस ली, उसकी नज़र किसी दूर के बिंदु पर टिकी हुई थी। रिकॉर्ड हैं, उसने फुसफुसाया। मेजरोंथ के अभिलेखागार में प्राचीन ग्रंथ, वे अनुष्ठानों, मंत्रों, प्राचीन भगवान के रक्त का उपयोग करने के तरीकों के बारे में बात करते हैं। ये खतरनाक जादू है, शक्तिशाली और अप्रत्याशित। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम रोवेना को हमारी मदद करने के लिए मना सकते हैं, तो हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो नूह के प्रकाश की नकल करे, एक प्रकाश स्तंभ, एक विकल्प। हालांकि एलिडिर संशय में रहा। क्या अभिलेख, वुल्फ्रिक? उसने पूछा, उसकी आवाज़ में संदेह था। और आपको क्यों लगता है कि वे सच हैं? स्काईहॉल शक्ति के प्रति आसक्त था। उन्होंने ग्रंथ, कलाकृतियाँ, योजनाएं एकत्र कीं। अधिकांश बेकार थे, या इससे भी बदतर, खतरनाक, जितना वे लायक थे उससे कहीं ज्यादा परेशानी। लैला ने सहमति में सिर हिलाया। हम रोवेना की जान जोखिम में नहीं डाल सकते, वुल्फ्रिक, उसने दृढ़ता से कहा। वह बहुत कुछ झेल चुकी है। वुल्फ्रिक ने अपना सिर हिलाया, उसकी निगाह दृढ़ थी। अगर स्काईहॉल चली भी गई तो भी वह पवित्र युवती है, लैला, उसने स्थिर भाव से कहा। वह चुपचाप खड़ी होकर दुनिया को पीड़ित होते नहीं देखेगी। उसका एक कर्तव्य है, एक जिम्मेदारी है। और अगर उसे कुछ हो गया, एलिडिर ने अपनी आवाज़ में गुस्से के भाव के साथ कहा, डार्क लॉर्ड हमारे सिर काट देगा। वह हमें नष्ट कर देगा। हम जोखिम नहीं उठा सकते, उसके साथ तो बिल्कुल नहीं।
अगर कोई रिकॉर्ड है तो हमें उसे चोट पहुंचाए बिना कोई दूसरा रास्ता, एक सुरक्षित रास्ता ढूंढना होगा। वे अपनी बहस जारी रखने ही वाले थे, तभी एक डाक आर्मी सैनिक, जिसका चेहरा पीला और पसीने से लथपथ था, कमरे में घुस आया और लड़खड़ाते हुए उनके सामने रुक गया। मेरे प्रभु, उसने हौंफते हुए कहा, उसकी सांस उखड़ी हुई थी। एक संदेश, लेडी सिंडी से। उसने उसे ढूंढ लिया है। उसने जारियल को ढूंढ लिया है। एलोन महाद्वीप पर एक महल रात के आसमान को चीरता हुआ दिखाई दे रहा था। अगर रोशनी होती तो इसकी वास्तुकला विस्मयकारी होती। ऊंचे और भव्य भूरे पत्थर के टॉवर अंधेरे को चीरते हुए दिखाई दे रहे थे। मोटी मजबूत दीवारें केवल संकरी धनुषाकार खिड़कियों से टूटी हुई थीं, जिनके कांच बहुत पहले ही टूट चुके थे, जिससे खाली सॉकेट बाहर की ओर घूर रहे थे। एक मुरझाया हुआ बगीचा जो सूरज की रोशनी की अनुपस्थिति से घुट रहा था, महल की दीवारों से चिपका हुआ था। इसके कभी जीवंत रंग अब एक निराशाजनक मोनोक्रोम बन गए थे। एक बार भव्य, यह अब एक खाली खोल था। महल के द्वार की ओर जाने वाले ऊंचे रास्ते पर एक आकृति बमुश्किल फुसफुसाते हुए उतरी। दमघोंटू अंधेरे में भी वह शक्ति बिखेर रही थी, एक ऐसी उपस्थिति जो खुद छायाओं को पीछे धकेलती हुई लग रही थी। उसके काले बाल बिना बंधे उसकी पीठ पर झर रहे थे, जो उसके चेहरे के पीले रंग के एल्बास्टर के बिल्कुल विपरीत थे। उसकी पीठ पर एक तलवार बंधी हुई थी, जिसका मुठ फीकी परिवेशी रोशनी को पकड़ रहा था। उसके हाथ में एक चिकना घातक क्रॉसबो था। उसकी उंगलियों के एक झटके से एक चिंगारी भड़क उठी, आग की एक छोटी सी चिंगारी जो मुड़ गई और रूपांतरित हो गई, एक छोटे ड्रैगन का आकार ले लिया। एक कौवे से भी बड़ी नहीं। उसके तराजू एक आंतरिक चमक के साथ चमक रहे थे, क्योंकि यह उसके सिर के चारों ओर घूम रहा था। एक गर्म चमक बिखेर रहा था जो उसके चेहरे को रोशन कर रही थी। सिंडी, वह बड़ी हो गई थी, उसका शरीर लंबा हो गया था, उसकी मांसपेशियां मजबूत हो गई थीं। फिर भी उसके गालों पर अभी भी शिशु की चर्बी का एक संकेत चिपका हुआ था, उसके बचपन की एक फुसफुसाहट। अब 14 साल की, लगभग एक महिला, लेकिन अभी भी कई मायनों में एक बच्ची। जब उसने अपनी गर्दन घुमाई तो सन्नाटे में एक तीखी दरार गूंजी। फिर वह महल की ओर चल पड़ी। उसके जूते भंगुर मृत घास पर चरमरा रहे थे। उसने जीरियल को इस परित्यक्त स्थान पर ट्रैक किया था। रीपर अपनी सारी शक्ति के बावजूद एक कमजोरी रखता था, विलासिता के लिए एक झुकाव, किसी कमबख्त राजा की तरह जीने की इच्छा। वह अमीर, शक्तिशाली, प्रभावशाली लोगों का शिकार करता था। इस तरह के महलों में वह अपने सप्ताहांत बिताता था, एक रीपर के लिए अनुपयुक्त सुखों में डूबा हुआ। आज रात सिंडी उसे छीनने वाली थी। आज रात वह सब कुछ के लिए भुगतान करेगा। उसे अपने पास रखने के लिए, उसे एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने के लिए, उन लोगों को चोट पहुंचाने के लिए जिन्हें वह प्यार करती थी। वह घोस्ट और गाय को गौरवान्वित करेगी। डिडल डिडल, उसने बड़बड़ाया। शब्द दमनकारी अंधेरे में एक नर्म फुसफुसाहट थे, एक मुड़ी हुई लोरी जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। जीवन बहुत छोटा है। ये घोस्ट की एक कविता थी, एक अजीब छोटी सी कविता जिसने किसी तरह उसके अंदर के तूफान को शांत किया, उसका ध्यान केंद्रित किया। वह महल के द्वार पर पहुंची। दो विशाल लोहे की संरचनाएं, उनकी सतह जंग से खराब हो गई थी। उनके टिका विरोध में चिल्ला रहे थे क्योंकि उसने उन्हें खोला था। आगे का आंगन एक जंगल था, एक बार संवारे गए लॉन खरपतवार और कांटेदार झाड़ियों से भरे हुए थे। अंधेरे में भी उसने उन्हें देखा। फूल, या यूं कहें कि उनमें से जो कुछ बचा था, मृत। उनकी पंखुड़ियां, जो कभी जीवन से भरी हुई थीं, अब मुरझा गई थीं और काली पड़ गई थीं, मानो उनका सार ही सूख गया हो। एक संकेत, एक कमबख्त कॉलिंग कार्ड। जहां भी जारियल जाता, जीवन मुरझा जाता और मर जाता। वह यहाँ था। हवा में सल्फर की तीखी बदबू, सड़न की अचूक गंध थी। मौत, वह निश्चित रूप से यहाँ था। महल में भयानक सन्नाटा था। कोई भी पहरेदार इसकी सड़ती हुई प्राचीर पर गश्त नहीं करता था। कोई भी नौकर इसके धूल भरे हॉल में भागता दौड़ता नहीं था। इसकी प्राचीन पत्थर की दीवारों के भीतर जीवन का कोई संकेत नहीं था। जारियल अपने विचित्र तरीके से पूरी तरह से तैयार था। वह सिर्फ अपने शिकारों पर कब्जा नहीं करता था, वह उन्हें, उनके जीवन और उनके आसपास के लोगों के जीवन को खा जाता था, बिना किसी दूसरे विचार के। वह घर के खेल में मजे लेता था, एक सड़ते हुए जागीर का एक विकृत स्वामी, जो भी उसके प्रेत शासन की सेवा करने के लिए पर्याप्त दुर्भाग्यपूर्ण था, उसे मार देता था। सिंडी, जिसका हाथ सहज रूप से उसकी तलवार की मूठ पर टिका हुआ था, ने महल के मुख्य हॉल में जाने वाले विशाल लकड़ी के दरवाजों को धक्का देकर खोला। आंतरिक भाग अतीत की समृद्धि की फुसफुसाहट करता था, जो अब उपेक्षा से घुट रहा था। फीके, पतंगे खाए हुए टेपेस्ट्री, जो कभी रंगों से जीवन थे, दीवारों से लटके हुए थे। झूमर, उनके क्रिस्टल टूट गए थे और वर्षों की धूल से धुंधले हो गए थे, अनिश्चित रूप से ऊपर की ओर झूल रहे थे। हवा घनी और बासी थी, सड़न और कुछ और की तीखी गंध से भरी हुई, कुछ धातु और तेज खून। भारी दरवाजे विरोध में कराहते हुए उसके पीछे बंद हो गए, ध्वनि दमनकारी सन्नाटे में गूंज रही थी।
सिंडी ने एक बार भी नहीं हिला, उसका हाथ उसकी तलवार की मूठ पर दृढ़ रहा। उसने अपनी तलवार निकाली, पॉलिश की हुई धातु ने मंद परिवेशी प्रकाश को पकड़ा और आगे बढ़ी। उसके जूते ठंडे पत्थर के फर्श पर बिखरे मलबे पर चरमरा रहे थे। वह इसे महसूस कर सकती थी, उसकी त्वचा पर चुभन की अनुभूति, किसी उपस्थिति का स्पष्ट भार। उसे देख रही थी, उसका आकलन कर रही थी। लेकिन डर एक ऐसी विलासिता थी जिसे सिंडी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, खासकर तब जब उसे गया ने पाला था और माइकल ने उसे प्रशिक्षित किया था। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी, उसकी आंखों में विद्रोह की एक चमक थी। मुझे पता है तुम यहाँ हो, जरील, उसने पुकारा। उसकी आवाज़ सन्नाटे को चीरती हुई पुरानी पत्थर की दीवारों से टकरा रही थी। तुम्हारी बड़ी बहन यहाँ है, तुम छोटे बदमाश। तो बाहर आओ, तुम जहाँ भी हो, और एक अच्छे छोटे कुत्ते की तरह मरो। हॉल में तापमान गिर गया। अचानक हड्डियों को ठंडा करने वाली ठंड ने उसे घेर लिया, जिससे सिंडी की सांस एक सफ़ेद बादल में फूल गई। उसने अपने पीछे खड़े एक व्यक्ति की झलक देखी, जिसका प्रतिबिंब एक बड़े अलंकृत फूलदान की धूल भरी सतह पर चमक रहा था। लंबा, दुबला, उसकी आंखें एक दुष्ट हरे रंग की रोशनी से जल रही थीं। उसने मुड़कर नहीं देखा। मैं पीछे नहीं मुड़ूंगी, तुम बेवकूफ़ हो, उसने कहा। उसकी आवाज़ में मजाक उड़ाया जा रहा था। ये बकवास है, पूर्वानुमानित। और उबाऊ, फूलदान फट गया। चीनी मिट्टी के टुकड़े, तीखे और घातक, हवा में चीरते हुए सिंडी के सिर के पास से बाल भर की दूरी से गुजरे। हॉल में एक ठहाका गूंजा, क्रूर और ठंडा, एक ऐसी आवाज़ जो पत्थरों में घुसती हुई लग रही थी। सिंडी को भी एक क्षण के लिए बेचैनी की एक झलक, डर की एक तीखी चुभन महसूस हुई। लेकिन उसने उसे नीचे पटक दिया, उसे कुचल दिया, उसे अवज्ञा की एक मोटी परत के नीचे दफन कर दिया। अंधकार मुझे डराता नहीं है, जरील, उसने कहा। उसकी आवाज़ दृढ़, अडिग थी। क्योंकि मेरा बड़ा भाई, वह अंधेरे का देवता है, इसलिए तुम्हारी दयनीय छोटी छोटी तरकीबें मुझ पर काम नहीं करतीं। एक बार फिर सन्नाटा छा गया, एक भारी, दमनकारी सन्नाटा जो उसकी छाती पर दबाव डाल रहा था, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वह जानती थी, एक निश्चितता के साथ जो उसकी हड्डियों में गहराई से बस गई थी, कि उसके शब्दों ने एक तंत्रिका को छुआ था। जीरियल एक राक्षस, एक रीपर, एक कमभक्त अंधेरे का प्राणी हो सकता है, लेकिन उसे भी माइकल या गया की तुलना में खाद्य श्रृंखला में अपना स्थान पहचानना था। शाम के 7:10। लेकिन सिंडी जानती थी कि उसे यह अकेले ही करना था। उसके भीतर एक दृढ़ निश्चय जल रहा था। उसे खुद को साबित करना था, गया और माइकल के सामने, खुद के सामने। वह संकट में फंसी युवती नहीं हो सकती थी, जिसे हमेशा बचाने की जरूरत होती थी। वह बोझ नहीं होगी, वह मजबूत, स्वतंत्र, शक्तिशाली होगी, बिल्कुल गया की तरह। जैसे कि महल ने खुद उसके विचारों का जवाब दिया। फर्श के तख्ते किसी अदृश्य वजन के नीचे कराह उठे, आवाज हॉल के दमनकारी सन्नाटे में गूंज रही थी। सिंडी की इंद्रियां तेज हो गईं, उसकी तलवार की मूठ पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। वह चलने लगी, उसके कदम, हालांकि हल्के थे, खालीपन में गूंज रहे थे। वह एक विशाल, चौड़ी सीढ़ी की ओर बढ़ी, जो गहरे, लगभग काले संगमरमर से बनी थी। रेलिंग अलंकृत, जटिल थी, जिस पर आकृतियां उकेरी गई थीं, जो टिमटिमाती रोशनी में तड़पती हुई लग रही थीं। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ती गई, हवा ठंडी होती गई, सन्नाटा और भी भारी, दमघोंटू होता गया। खून की धातु की गंध अब और भी मजबूत हो गई थी। ताज़ा खून एक दुर्गंधयुक्त, सड़ती हुई गंध के साथ मिल रहा था, जिससे उसका पेट खराब हो रहा था। दीवारों पर लाल रंग के छींटे पड़े थे, जो उसके छोटे ड्रैगन की रोशनी में भीगकर चमक रहे थे। सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंचकर वह एक लंबे, अंधेरे गलियारे में प्रवेश कर गई। और फिर उसने उसे देखा। दीवार पर एक चित्र टंगा था, जिसका फ्रेम सोने का पानी चढ़ा हुआ और अलंकृत था। पेंटिंग खुद उसके ड्रैगन साथी की टिमटिमाती रोशनी से रोशन थी। सुनहरे वस्त्र पहने एक लंबा, दुबला पतला आदमी कैनवास से बाहर देख रहा था। उसकी विशेषताएं तीक्ष्ण और कोणीय थीं, उसकी निगाहें तीव्र और अस्थिर थीं। वह पतला दुबला, लगभग कंकाल जैसा, फिर भी निर्विवाद रूप से लंबा, प्रभावशाली था। लगभग 7 फीट, उसने अनुमान लगाया। उसे पहचान में आ गया। एडगर क्रॉसवुड, वह व्यापारी जिसके पास यह शापित महल था, वह व्यक्ति जिसमें जरील वर्तमान में रह रहा था। चित्र के बगल की दीवार पर एक काली, भयावह छाया टिमटिमा रही थी। सिंडी का हाथ उसकी तलवार की मूठ पर जकड़ा हुआ था। वह भूमि, उसका शरीर तनाव में था, हमला करने के लिए तैयार था। एक छाया, लंबी, विकृत, विपरीत दीवार पर फैली हुई, उसका रूप हवा में धुएं की तरह हिल रहा था और अस्थिर था। एक ठहाका, ठंडी और क्रूर, गलियारे में गूंज उठी। मुझे ढूंढ रहे हो, छोटे? एक आवाज फुसफुसाई, कर्कश और विकृत, खुद दीवारों से रेंगती हुई लग रही थी। जरील। सिंडी ने तुरंत आवाज पहचान ली। शांत रहने की पूरी कोशिश करने के बावजूद उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। लेकिन स्रोत मायावी बना रहा, नाचती, टिमटिमाती परछाइयों के भीतर छिपा हुआ। वह गलियारे में आगे बढ़ती रही, उसकी इंद्रियां बहुत सतर्क थीं, उसका हाथ तलवार की मूठ की आश्वस्त पकड़ को कभी नहीं छोड़ रहा था।
माइकल से उपहार के रूप में उसने जो चांदी का कवच पहना था वह मंद मंद चमक रहा था। उसकी सतह पर उकेरे गए सुरक्षात्मक रून एक नर्म नीली रोशनी से चमक रहे थे। एलिडिर का काम, रक्षात्मक जादू की एक उत्कृष्ट कृति जो जरील जैसी चीज़ों को उसके दिमाग, उसकी आत्मा में घुसने से रोकने के लिए, भूत प्रेतों को दूर भगाने के लिए डिज़ाइन की गई थी। और ब्लेड, एक सहयोगात्मक प्रयास। प्राचीन, निषिद्ध जादू के अपने ज्ञान के साथ वुल्फ्रिक ने रून प्रदान किए थे। मेजरोथ के प्रोफेसरों ने मंत्रमुग्ध करने में अपनी विशेषज्ञता के साथ उसे ब्लेड में जरील को पीछे हटाने और नुकसान पहुंचाने की शक्ति प्रदान करने में मदद की थी। यह एक ऐसा हथियार था जिसे एक ही भयानक उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किया गया था, मायावी रीपर को पकड़ना। अगर वह किसी तरह उसे क्रॉसवुड के शरीर से बाहर निकाल सकती थी, अगर वह उसे इस ब्लेड से मार सकती थी, तो वह सैद्धांतिक रूप से उसे फंसा सकती थी। उसे मार नहीं सकती थी, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन उसे नियंत्रित कर सकती थी। उसे वुल्फ्रिक द्वारा डिज़ाइन किए गए पिंजरे में कैद कर सकती थी, जटिल रूनों और शक्तिशाली वार्डों की एक जेल जो, उम्मीद है, उसे लंबे समय तक पकड़े रखेगी ताकि वे उसे नष्ट करने का तरीका निकाल सकें। हमेशा के लिए। प्राचीन महल सिंडी के चारों ओर एक मरते हुए जानवर की तरह कराह रहा था। लकड़ी की हर चरमराहट और टूटे हुए कांच के माध्यम से हवा की शोकाकुला इसकी उम्र और क्षय की एक कठोर याद दिलाती थी। हर कदम ऊपर की ओर बढ़ने के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी, एक नम, कपटी ठंड जो उसके कवच से रिस रही थी, उसके दांतों को खड़खड़ा रही थी। आखिरकार, दूसरी मंजिल। उसके सामने एक लंबा गलियारा फैला हुआ था जो छाया से घिरा हुआ था, दरवाजों से घिरा हुआ था जिनकी मुड़ी हुई और टूटी हुई लकड़ी उपेक्षा की कहानियां फुसफुसा रही थी। अब उसने इसे स्पष्ट रूप से सुना, एक बेहोश, दिल दहला देने वाली कराह, एक बच्चे की आवाज़, पतली और हताश, मदद के लिए पुकार रही थी। जाल, उसके दिमाग ने शब्द चिल्लाया, एक तीखी, जरूरी चेतावनी। जरील धोखे का मास्टर था, आत्मा का कठपुतली। उसे कमजोरियों का फायदा उठाने, करुणा को हथियार में बदलने में मजा आता था। लेकिन उम्मीद की एक जिद्दी झिलमिलाहट, सबसे बुरे पर विश्वास करने से हताश इनकार, उसके सीने में जल रहा था। क्या होगा अगर यह एक चाल नहीं थी? क्या होगा अगर, सभी बाधाओं के बावजूद, यह एक असली बच्चा था, वास्तव में ज़रूरतमंद? वह गलियारे से नीचे चली गई, उसके कदम दमनकारी सन्नाटे में खौफ के ढोल की तरह गूंज रहे थे। इग्निस, उसके कंधे पर बैठा छोटा ड्रैगन, एकमात्र रोशनी प्रदान करता था, उसकी टिमटिमाती लपटें पुरानी दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां बना रही थीं। वह कई दरवाजों से गुजरी, हर एक खामोश, अपने रहस्यों में अडिग, दूसरे के सामने अचानक रुकने से पहले। यही था, हताश चीखों का स्रोत। दरवाजे के हैंडल को पकड़ने के लिए उसका हाथ थोड़ा कांप उठा। उसकी उंगलियों के नीचे धातु बर्फीली चिकनी थी। सांस लेते हुए उसने दरवाज़ा अंदर की ओर धकेला। अंधेरा, कमरा खाली था, इग्निस की कमज़ोर रोशनी मुश्किल से अंधेरे को भेद पा रही थी। छाया से धीरे धीरे आकृतियां उभरी, सफ़ेद चादरों में लिपटे हुए विशालकाय आकार, खामोश, चौकन्ने भूतों की तरह। खाली कुर्सियां, उनके कुशन फटे और फटे हुए, धूल भरे कोनों में बैठे हुए। छत से लटकते हुए मोटे, दम घोंटने वाले मकड़ी के जाले, इस भूली हुई जगह में भयावह सजावट। और कमरे के बीच में एक आकृति, लंबी, लगभग 6 फीट ऊंची, पूरी तरह से सफ़ेद चादर में लिपटी हुई। बच्चे की कराह, मंद लेकिन निर्विवाद रूप से वहां, उसके नीचे से निकलती हुई लग रही थी। सिंडी सतर्क कदमों से आगे बढ़ी, उसका हाथ सहज रूप से उसकी तलवार की मूठ की परिचित पकड़ को पा रहा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी उंगलियां ठंडे, खुरदरे कपड़े से टकराईं, और उसने तेजी से झटका देकर चादर को खींच लिया। एक आईना, लंबा और अलंकृत, जिसके फ्रेम पर जटिल, धूल से भरे डिज़ाइन उकेरे गए थे। इसकी सतह, वर्षों की उपेक्षा से धुंधली, उसकी अपनी छवि को प्रतिबिंबित करती थी, विकृत, छायादार, एक अजनबी देश में एक अजनबी। उसके होठों से एक सांस निकली, एक थकी हुई आह जिसमें राहत और आत्मनिर्देशित झुंझलाहट का कड़वा मिश्रण था। एक शापित आईना, बेशक, खूनी पता होना चाहिए था। वह मुड़ी, अपनी खुद की मूर्खता को कोसने और अपनी खोज को फिर से शुरू करने के लिए तैयार थी, जब प्रतिबिंब में एक झिलमिलाहट ने उसका ध्यान खींचा। कुछ ही क्षणों के लिए उसने कुछ और देखा। एक आकृति, छोटी, निस्संदेह बच्चे के आकार की, प्रतिबिंब में उसके ठीक पीछे खड़ी थी। वह भूमि, पॉलिश स्टील की चमक में तलवार उठाए, उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, केवल धूल से लदा फर्नीचर और दमनकारी सन्नाटा। उसके चेहरे पर एक शिकन उभर आई। जीरियल उसके साथ खेल रहा था, चालाक कमीना। लेकिन क्यों? इस क्रूर छोटे से नाटक का क्या मतलब था? फिर, अचानक, तीव्र स्पष्टता के साथ, स्मृति सामने आई। वह दिन जब वह एक हताश, विनती करने वाली बच्ची थी, गिल्ड में साहसी लोगों के कठोर चेहरों के सामने, अपनी माँ रेलीन को बचाने में मदद करने के लिए उनसे भीख मांग रही थी। जिस तरह से वे हंसे थे, उनका निर्दयी मजाक उसके कानों में गूंज रहा था। उसे कुछ भी नहीं माना, सिवाय एक व्यक्ति के। भूत। उसने संकोच नहीं किया था, उसकी समझदारी या उसके इरादों पर सवाल नहीं उठाया था। उसने बस मदद की थी। अंधेरे में एक हाथ बढ़ाया। और उस दिन,
उस दिन ने उसके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया था। वह सिर्फ एक सहयोगी से बढ़कर बन गया था। वह परिवार बन गया था। उसका जिद्दी, क्रोधित, बेहद वफादार बड़ा भाई। वह ज़रूरतमंद बच्चे को अनदेखा नहीं कर सकती थी। उसके बाद नहीं, कभी नहीं। यादों ने उसके संकल्प को और मजबूत कर दिया और उसके मन में चुभने वाले संदेह को पीछे धकेल दिया। लेकिन वह मूर्ख नहीं थी। उसने दीवारों पर लगे चित्रों को ऊपर जाते हुए देखा था। परिवार, वह आत्मसंतुष्ट दिखने वाला व्यापारी जिसे जीरियल ने अपनी कठपुतली के रूप में चुना था। और बेटा, बंधक, संभवतः नहीं। टुकड़े एक जगह पर टिक गए और यह निश्चितता थी कि वे एक दूसरे से टकरा रहे थे। उसे सावधान रहना था, बहुत बहुत सावधान। सिंडी की निगाहें शीशे पर ही टिकी रहीं, उसके पेट में बेचैनी की गांठ कसती जा रही थी। वह भूमि, उसकी आंखें कमरे को घूर रही थीं, लेकिन उसके पीछे की जगह हठपूर्वक खाली थी। वापस शीशे की ओर मुड़ी तो वह वहां था। 5 साल से कम उम्र का एक छोटा लड़का धारीदार पजामा पहने हुए उसके प्रतिबिंब के पास खड़ा था। वह एक पल पहले वहां नहीं था। उसने अपने बगल में देखा जहां उसे होना चाहिए था, लेकिन फिर से वहां कुछ भी नहीं था, बस खाली हवा। जैसे ही उसने अपना ध्यान वापस शीशे पर लगाया, उसका दिल उसकी पसलियों पर जोर से धड़क रहा था। लड़का अभी भी वहीं था, उसका प्रतिबिंब उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। और फिर उसके पीछे एक आकृति प्रकट हुई, लंबा और अस्वाभाविक रूप से पतला, उसके चेहरे पर कान से कान तक एक विस्तृत मुस्कान फैली हुई थी। इस प्रतिबिंब को देखकर सिंडी की रीढ़ में बर्फीले डर का झटका लगा, जिससे उसकी सांसें थम सी गईं। वह लगभग तुरंत घूम गई, उसकी तलवार उसके हाथ में आ गई, लेकिन कमरा हठपूर्वक खाली रहा। आकृति, वह चीज, गायब हो गई थी। फिर अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उसकी पीठ पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह आगे की ओर बढ़ गई। वह लड़खड़ा गई, उसका शरीर एक बहरेपन के साथ शीशे से टकराया। भाड़ में जाओ, उसने शाप दिया। अपने पैरों पर वापस खड़ी हुई, उसकी निगाहें कमरे में इधर उधर घूम रही थीं, अदृश्य हमलावर की तलाश में। आकृति गायब हो गई थी, लेकिन हंसी की आवाज, क्रूर और उपहासपूर्ण, प्राचीन पत्थर की दीवारों से गूंज रही थी, जो हर जगह से और कहीं से भी एक साथ निकल रही थी। वह जानती थी कि उसे आगे बढ़ना होगा, पीड़ा का स्रोत खोजना होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह भाग गई। उसके जूते पत्थर के फर्श पर एक उन्मत्त लय में धड़क रहे थे। इग्निस उसके कंधे पर बैठी हुई, दीवारों पर नाचती और तड़पती हुई लंबी उन्मत्त छायाएं डाल रही थी, जो उसके अपने मन में चल रही अराजकता को प्रतिबिंबित कर रही थी। उसे आश्चर्य हुआ कि महल के भीतर की वस्तुएं जीवित हो उठीं, अपने आप हिलने डुलने लगीं और उड़ने लगीं। उसने सोचा, उसका जबड़ा कस गया। लेकिन पीछे हटना कोई विकल्प नहीं था, अभी नहीं। एक कुर्सी बगल के कमरे से तेजी से निकली, लकड़ी के टुकड़े टुकड़े होते हुए वह विपरीत दीवार से टकराए। वह बाल बाल बच गई। एक भारी ओक की मेज फर्श पर उसकी ओर सरक रही थी, जिसके पैर पत्थर से टकरा रहे थे और चीख रहे थे। वह नीचे झुक गई और टक्कर से बाल बाल बच गई। वह सीढ़ियों की ओर भागी, एक बार में 2 सीढ़ियां चढ़ते हुए। उसकी हरकतें सहज और वर्षों के कठोर प्रशिक्षण से निखर कर आई थीं। रेलिंग पर छलांग लगाते हुए वह उस पर चढ़ गई। उसका शरीर हवा में मुड़ रहा था, उसकी निगाह ऊपर छायादार गलियारे पर टिकी हुई थी। वह तेज थी, लेकिन उसकी बेजान हंसी उसके शिकार की मायावीता की निरंतर ताना मारने वाली याद दिलाती थी, जिससे पता चलता था कि वह उससे तेज था। बाहर आओ, तुम जहां भी हो, उसने धीमी और कर्कश आवाज में बुदबुदाया। या तुम मुझसे आमने सामने लड़ने के लिए बहुत डरपोक हो। प्रेत हंसी और टिमटिमाती परछाइयों का पीछा करते हुए अनंत काल जैसा महसूस होने के बाद सिंडी ने एक क्षणभंगुर झलक देखी, जो विशाल दोहरे दरवाजों के एक सेट से तेजी से निकल रही थी। वह एक पल बाद उन तक पहुंची, उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं, उसका हाथ दरवाजे के हैंडल की ठंडी धातु को पकड़ रहा था। उसने दरवाजे को धक्का देकर खोला। वे विरोध में कराह उठे, उनकी जोड़ियां उम्र और उपेक्षा के कारण सख्त हो गई थीं। दहलीज से आगे बढ़ते हुए उसने खुद को एक विशाल सिंहासन कक्ष में पाया। भव्य ऊंची छत छाया में गायब हो गई। दीवारें प्राचीन युद्धों और लंबे समय से भूली हुई विजयों के दृश्यों को दर्शाती फीकी टेपेस्ट्री से सजी थीं। एक लंबा लाल कालीन, जिसका रंग समय और धूल से फीका पड़ गया था, एक ऊंचे मंच की ओर फैला हुआ था, जहां एक सिंहासन बैठा था। इसकी अंधेरी अज्ञात सतह ठंडी शक्ति की आभा बिखेर रही थी। और उस सिंहासन पर व्यापारी बैठा था, एक द क्रॉसरोड, या बल्कि जो कुछ बचा था। वह अभी भी लंबा और पतला था, लेकिन विचित्र रूप से मुड़ा हुआ, विकृत था, जैसे कि एक विकृत लेंस के माध्यम से देखा गया हो। उसकी त्वचा, जो कभी चिकनी और बेदाग थी, अब पीली, लगभग पारभासी थी, उसकी हड्डियों के तीखे कोनों पर तनी हुई थी। उसकी आंखें एक दुष्ट हरे प्रकाश से चमक उठीं, और उसके होंठ एक ऐसी मुस्कुराहट में पीछे खींच गए जो बहुत चौड़ी, बहुत जानकार, बहुत अमानवीय थी। एट नोवेलबन एट जीरियल, सिंडी। उसकी नज़र सिंहासन पर बैठे विचित्र आकृति पर टिकी हुई थी। उसने अपनी तलवार तैयार रखी, जिसका ब्लेड कम रोशनी को पकड़ रहा था।
उसका दूसरा हाथ जानबूझकर उसके पीछे चला गया, उंगलियां उसके क्रॉसबो की परिचित पकड़ के चारों ओर लिपटी हुई थीं। जब उसने अपनी गर्दन घुमाई तो एक तीखी दरार शांत सिंहासन कक्ष में गूंज उठी, जिससे उसकी तनावपूर्ण मांसपेशियां ढीली हो गईं। बढ़िया पार्लर ट्रिग्स, बेवकूफ़, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ स्थिर थी, उसके दिल की तेज़ धड़कनों का कोई संकेत नहीं दे रही थी। उसके व्यवहार में डर की कमी ने कुछ पल के लिए जीरियल की आत्मसंतुष्टि को कम कर दिया। आश्चर्य की एक झलक, जो जल्दी ही झुंझलाहट में बदल गई, उसके विकृत चेहरे को पार कर गई। उसके चेहरे के भाव में बदलाव को अनदेखा करते हुए सिंडी ने चलना शुरू कर दिया, एक जानबूझकर आकलन करने वाली चाल के साथ सिंहासन कक्ष का चक्कर लगाते हुए, हर विवरण को ध्यान से देखते हुए, जैसे कि वह अपनी खुद की संपत्ति का इत्मीनान से निरीक्षण कर रही हो। तुम्हें पता है, उसने जारी रखा, उसकी आवाज़ सहज, लगभग बातचीत वाली थी, जैसे कि वह एक हत्यारे, शरीर छीनने वाले शैतान का सामना करने के बजाय सांसारिक मामलों पर चर्चा कर रही हो। तुम्हें ढूंढना पार्क में टहलने जैसा नहीं था, जीरियल। तुम फिसलन भरे हो, एक चिकना मछली की तरह। सीव में वह रुकी, उसकी नज़र एक फीके युद्ध दृश्य को दर्शाने वाली टेपेस्ट्री पर टिकी रही, जिसके रंग उम्र के कारण फीके पड़ गए थे, उसके धागे घिस गए थे और घिस गए थे। लेकिन मैं दृढ़ हूँ, और मुझे मदद मिली। देखो, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ बातें सीखी हैं, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी प्राथमिकताएं। एक धूल भरी मेज के सामने रुकते हुए उसने अपनी उंगली उसकी सतह पर फिराई, जिससे गंदगी में एक साफ लकीर बन गई। तुम्हें महंगी चीज़ें पसंद हैं, महल, हवेलियाँ। तुम्हें जागीर का स्वामी बनने में मज़ा आता है, अपनी दयनीय छोटी छोटी कल्पनाओं को जीना। वह मुड़ी, उसकी आंखें जरीर से मिली, उसकी नज़र कठोर और ठंडी थी। तुम हमेशा गंदगी छोड़ जाते हो। एक निशान। यह आसान नहीं था, लेकिन मैंने उसका पीछा किया, केथेन से पेन टाउन तक, इस गंदगी भरे रास्ते तक। एक तीखी, शिकारी मुस्कान ने उसके होठों को छुआ। और अब हम यहाँ हैं। तुम्हें लगता है कि तुम होशियार हो, है न, छोटी कुतिया? जीरियल ने गुर्राहट की, व्यापारी की आवाज़ विकृत और विकृत हो गई। सोचते हो कि तुम मजबूत हो? क्या यही वजह है? उस फैंसी कवच की वजह से? उन छोटे रूनों की वजह से? सिंडी के होठों से एक सूखी, हास्यहीन हंसी निकल गई। मुझे सिखाया गया था कि मेरे पास जो भी फ़ायदा है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जीरियल, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज़ हवा में बिजली के तनाव के बावजूद भी थी। और यह कवच, ये तलवार, ये फ़ायदे हैं तुम्हारे ऊपर। जीरियल की मुस्कान धीरे धीरे सिंहासन से उठते ही लड़खड़ा गई। उसका भूतिया रूप उस आदमी का एक विचित्र मजाक था जिसे उसने चुराया था। 7 फीट लंबा, दुबला पतला और कंकाल, उसकी आंखें एक दुष्ट हरे रंग की रोशनी से जल रही थीं। लड़का कहाँ है, जीरियल? सिंडी की आवाज़ कठोर थी, भावना से रहित। तुमने उसके साथ क्या किया? एक सूखी, कर्कश हंसी सिंहासन कक्ष में गूंज उठी। शायद मैं तुम्हें बता दूं, छोटी कुतिया, अगर तुम मुझसे भीख मांगती हो। अच्छे से। सिंडी के होंठ एक शिकारी मुस्कान में मुड़ गए। मैं भीख नहीं मांगती, जीरियल, उसने कहा, उसकी आवाज़ नर्म लेकिन स्टील से सजी हुई थी। मैं दूसरों से भीख मांगती हूँ, और जल्द ही तुम भीख मांगोगे। उसने अपना क्रॉसबो उठाया, बोल्ट सीधे जीरियल के दिल पर निशाना साधा, उसकी उंगली ट्रिगर पर कस गई, और उसने गोली चला दी। जीरियल अपने अहंकार से अंधा हो गया, वह हिलता तक नहीं। वह बस वहीं खड़ा रहा, उसके विकृत चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी, जबकि बोल्ट उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। जब बोल्ट उसके शरीर में घुसा तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया, उसकी आंखें सदमे और दर्द से चौड़ी हो गईं। बोल्ट में उकेरे गए रन एक भयंकर, सफ़ेद रोशनी के साथ भड़क उठे। ये सिर्फ उसे छेद नहीं रहा था, यह उसे पीड़ादायक रूप से जला रहा था। सिर्फ चुराया हुआ शरीर नहीं, बल्कि कुछ और गहरा। खुद जीरियल, उसकी आत्मा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो, छोटी कुतिया? उसने हौंफते हुए कहा, उसकी आवाज़ तनावपूर्ण थी, मुस्कान पीड़ा की एक विकृत मुद्रा में बदल गई। एक ठंडी, निर्दयी हंसी सिंडी का एकमात्र जवाब थी। क्या तुमने सच में सोचा था मैं यहाँ बिना तैयारी के आया हूँ, जीरियल? कुतिया, मैं कमभक्त अंधेरे के देवता और कमभक्त राक्षसों की देवी के साथ बड़ा हुआ हूँ। मेरे पास अपनी योजनाओं के लिए योजनाएं हैं, और मेरे बैकअप के लिए बैकअप हैं। तुम पहले राक्षस नहीं हो जिसका मैंने शिकार किया है, तुम कमभक्त गधे। और तुम निश्चित रूप से आखिरी नहीं होगे। तुमने क्या किया? उसने अपने कंधे में लगे बोल्ट को पकड़ते हुए कहा, उसका शरीर विरोध में ऐठ रहा था। प्रत्येक बोल्ट, ब्लैकस्मिथ गिल्ड की गहराई से एंटीपोजेशन इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट नमूना, एक दुर्लभ पृथ्वी खनन धातु से तैयार किया गया था। नित्रोइल की अपनी दिव्य ऊर्जा उनके भीतर स्पंदित थी, वुल्फ्रिक द्वारा खुद को उकेरे गए जटिल रून मंदरूप से चमक रहे थे। स्काईहॉल के पतन के बाद से डार्क आर्मी ने एक डरावना शस्त्रागार इकट्ठा किया था, निषिद्ध ज्ञान के प्राचीन ग्रंथ और इतने सारे संसाधनों से गुलजार शक्तिशाली फौज जिनके बारे में कोई केवल सपने में ही सोच सकता है। ये बोल्ट हथियारों से कहीं अधिक थे, वे चाबियां थीं जिन्हें विशेष रूप से एक प्रेतग्रस्त शरीर को खोलने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
जीरियल का अहंकार उसका पतन था। उसने सिंडी को सिर्फ एक और नश्वर के रूप में खारिज कर दिया था, कमज़ोर, असुरक्षित, हेरफेर के लिए तैयार। वह बिल्कुल स्पष्ट रूप से गलत था। उसकी मोटी और अनाड़ी उंगलियां बोल्ट पर पकड़ बनाने के लिए खरोंच रही थीं। जिस क्षण उसकी त्वचा धातु को छूती थी, मन कमरे में एक सिहरन गूंजती थी, जो एक तेज सांस, आश्चर्य और उसके चेहरे पर कच्चे डर की झलक के साथ पीछे हटती थी। ये भरा हुआ है, तुम बेवकूफ़ हो। सिंडी की हंसी एक धीमी, ठंडी आवाज़ थी। रूम्स के साथ तुम्हारे जैसी चीज़ों को चोट पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तुम इसे बाहर नहीं निकाल सकते, बिना परिणामों के नहीं। जीरियल के गले से एक दहाड़ निकली, शुद्ध क्रोध ने हवा को हिला दिया। वह असंभव रूप से तेज गति से आगे बढ़ा। लेकिन सिंडी तैयार थी, एक कुंडलित स्प्रिंग जो खुलने ही वाली थी। वह पीछे की ओर उछली, तरल और सुंदर, उसका पकड़ने वाला हाथ बाल भर की दूरी पर था। उसकी तलवार हवा में चमक उठी, उसके दूसरे हाथ में स्टील का एक घूमता हुआ चाप आसानी से पकड़ा गया। साथ ही एक और क्रॉसबो बोल्ट उसके तरकश से निकला। लोड करना, निशाना लगाना, फायर करना, एक एकल, अखंड गति। एक बदमाश के लिए बढ़िया चाल, जरील ने गुर्राते हुए कहा। व्यापारी की आवाज़ विकृत, एक विचित्र प्रतिध्वनि थी। सिंडी के होठों पर एक मुस्कुराहट खेली। धन्यवाद, तुम्हारा भी बुरा नहीं है। एक बूढ़े, धुले हुए रीपर के लिए। उसने निशाना साधा, फायर किया। जरील, उसकी इंद्रियां अलौकिक जागरूकता के साथ चीख रही थीं, तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह चला गया, वास्तविकता के ताने बाने में एक लहर, और अचानक वहां था, उसके ठीक सामने, हाथ बढ़ाए, हमला करने के लिए तैयार। रीपर के लिए भी यह गति भयावह थी। व्यापारी का शरीर, भले ही वह कितना भी विनम्र क्यों न रहा हो, अप्राकृतिक शक्ति से धड़क रहा था। लेकिन सिंडी तेज थी। जैसे ही उसने ब्लेड उठाया, उसकी तलवार का परिचित वजन उसकी पकड़ में आ गया। इसकी सतह कम रोशनी में चमक रही थी। उसके हमले का जवाब एक कर्कश आवाज के साथ मिला। प्रभाव हथियार के माध्यम से कंपन हुआ, उसके हाथ सुन्न हो गए, जिससे वह एक कदम पीछे हट गई। उसने उसे संभलने का एक पल भी नहीं दिया। दीवार से एक चित्र को चीरते हुए उसके हाथ में एक बीमार, हरी रोशनी चमक उठी। भारी फ्रेम एक घातक प्रक्षेप्य की तरह उसकी ओर बढ़ रहा था। अनगिनत घंटों के प्रशिक्षण के माध्यम से परिष्कृत रिफ्लेक्स ने काम करना शुरू कर दिया। सिंडी ने छलांग लगाई, उसका शरीर नियंत्रित गति का एक घुमावदार चाप था। उसने अपनी तलवार को एक साफ झटके में नीचे गिरा दिया। चित्र एक संतोषजनक दरार के साथ दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। जीरियल की छाती में एक धीमी हंसी गूंजी, आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बुरा नहीं, छोटी कुतिया, आवाज व्यापारी की और कुछ प्राचीन और क्रूर का एक परेशान करने वाला मिश्रण थी। तुम मजबूत हो गई हो, तेज। पिछली बार जब हम मिले थे तब से वह उसे बेचैन करने की कोशिश कर रहा था, उनके पिछले मुठभेड़ की यादों को ताज़ा कर रहा था, कब्जे की, उल्लंघन की। लेकिन सिंडी ने बस मुस्कुरा दिया। मैंने कुछ चीजें सीखी हैं। जीरियल, शब्द तीखे और ठंडे, तनाव को चीरते हुए। कब्जे के बारे में, रीपर्स के बारे में, तुम्हारे बारे में। वह रुकी, उसकी निगाहें स्थिर थीं। तुम एक नश्वर शरीर में हो, जीरियल, और उस शरीर का साधना स्तर। तुम्हारे पास बस इतनी ही शक्ति है। तुम नकाबपोश हो, छिपे हुए हो, लेकिन तुम मजबूत नहीं हो। यहाँ नहीं। उसके कथन में सच्चाई हवा में भारी थी। जीरियल के नाटकीयता के बावजूद उसकी शक्ति नश्वर क्षेत्र की सीमाओं से बंधी हुई थी, विशेष रूप से उसके मेजबान के साधना चरण से। यह व्यापारी, यह एडगर क्रॉसवुड, एक कमजोर व्यक्ति था, मुश्किल से कोर स्ट्रेंथनिंग से आगे बढ़ा था, एक ब्रह्मांडीय कोई नहीं। जीरियल ने भयावह अजेयता, एक चतुर धोखा का आभास दिया था, लेकिन सिंडी ने भ्रम को भेद दिया था। वह तेज था, इसमें कोई संदेह नहीं है, एक नश्वर के लिए मजबूत, लेकिन वह अजेय शक्ति नहीं थी जिसका वह दिखावा करता था। यह एहसास उसे शारीरिक रूप से कमजोर कर रहा था। मुस्कुराहट डगमगा गई, अनिश्चितता की एक झलक उसकी आंखों को धोखा दे रही थी। वह फिर झपटा, उसकी हरकतें अब उन्मत्त, हताश थीं, और कमरा खुद सिंडी के खिलाफ हो गया। दीवारों पर चित्र, परिदृश्य, स्थिर जीवन काले जादू से जीवंत हो उठे। फ्रेम हवाई मिसाइल बन गए, कैनवस मुक्त हो गए, उसके चारों ओर धारदार भूतों की तरह घूमने लगे। एक दहाड़, छोटी लेकिन भयंकर, सिंडी के कंधे से फूट पड़ी। छोटा ड्रैगन, जो आमतौर पर एक लघु टैटू के रूप में संतुष्ट रहता है, अचानक फैल गया। उसके तराजू आग की रोशनी से धधक रहे थे। उसके मुंह से बिजली की तरह चमकती आग की एक धार फूट पड़ी, जिसने हमलावर चित्रों को राख और धुएं की चमक में भस्म कर दिया। सिंडी ड्रैगन के क्रोध के साथ आगे बढ़ी। उसकी तलवार उसके हाथ से छूट गई। चांदी की मौत की एक घूमती हुई डिस्क ने जीरियल पर निशाना साधा। साथ ही उसके हाथ एक नर्म, सफ़ेद रोशनी से चमक उठे, और उसके चारों ओर उसकी चमकती, पारदर्शी प्रतिकृतियां अस्तित्व में आ गईं। हर एक ने एक क्रॉसबो उठाया, हर एक ने एक बोल्ट लोड किया, हर एक ने निशाना साधा। ड्रैगन के विस्फोटक हमले से बिखरी जीरियल की एकाग्रता को बमुश्किल ही कई खतरों को समझने का समय मिला।
उसने मुड़कर देखा, उसका शरीर अप्राकृतिक तरीके से मुड़ गया, वह घूमती हुई तलवार से बाल बाल बच गया, हालांकि ब्लेड अभी भी उसके कंधे को छू रहा था, जिससे एक पतली, लाल निशान रह गया। उसने खुद को हवा में उछाला, उसके ईथर क्लोन से बरस रहे क्रॉसबो बोल्ट की बौछार से बचने की कोशिश की। सिंडी, हालांकि पहले से ही गति में थी, उससे मिलने के लिए उठ रही थी, उसकी मुट्ठी सुनहरी ऊर्जा से चटक रही थी, माइकल से सीखा हुआ एक मंत्र। उसने उसे मुक्का मारा। जादू से बड़े हुए प्रहार की ताकत सीधे उसके जबड़े से टकराई, जिससे वह हड्डियों को हिला देने वाले बल के साथ पीछे की ओर गिर गया। वह पत्थर के फर्श पर जा गिरा, प्रभाव से एक गड्ढा बन गया जहां वह गिरा, जोरदार टक्कर ने कक्ष की नींव को हिला दिया। अब इतना सख्त नहीं है न, रीपर? उसने गुर्राते हुए कहा, उसकी आवाज में जहर टपक रहा था। जीरियल की शक्ति भय में निहित थी। वह इससे पनपता था, इससे पोषित होता था, इसे नियंत्रित करने, हेरफेर करने, तोड़ने के लिए इस्तेमाल करता था। वह आधे अमर अवस्था में शक्तिशाली प्राणियों को भी अपने वश में कर सकता था अगर भय उन्हें अपनी गिरफ्त में रखता। लेकिन सिंडी डरती नहीं थी, अब नहीं, और उसका कवच एलिडर के रूनों से बड़ा हुआ, उसके कपटी स्पर्श के खिलाफ एक अभेद्य अवरोध के रूप में खड़ा था। उसने अपना लाभ खो दिया था। उसकी धार, व्यापारी के शरीर पर उसका नियंत्रण टूट गया। जीरियल टिमटिमाया, उसका रूप पारदर्शी, अस्थिर हो गया। फिर एक निराश गुर्राहट के साथ उसने अपने असफल मेजबान को छोड़ दिया। उसका सार धुएं का एक झोंका था, दरवाजे की ओर भागा। जैसे ही जीरियल दरवाजे के पास पहुंचा, एक अदृश्य शक्ति ने उस पर प्रहार किया, शुद्ध शक्ति का एक अप्रत्याशित झोंका जिसने उसे लड़खड़ा दिया। उसका धुआंधार रूप बिखर गया, पकड़ के लिए संघर्ष किया, फिर एक बार फिर से एकजुट हो गया। हैरी सिंहासन कक्ष में चला गया, उसकी आंखों से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, उसका फैला हुआ हाथ अभी भी बढ़ा हुआ था। उसके चेहरे पर राहत और दृढ़ संकल्प का भाव था। तुमने बहुत समय ले लिया, सिंडी ने अपनी मडराती हुई स्थिति से नीचे पुकारा, उसके स्वर में एक चंचल धार थी। क्या तुम नाटकीय प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहे थे? हैरी के गाल गर्म हो गए। उसने शर्मिंदगी से कंधे उचका दिए। माफ करना, उसने बुदबुदाया, उसकी नज़र जरियल पर टिकी हुई थी, जो व्यापारी के रूप में वापस जम रहा था, उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी। तुमने गलती की, लड़के, जरियल की दहाड़ व्यापारी की विकृत आवाज के साथ गूंज रही थी, उसके हाथ मुट्ठियों में भीग रहे थे। इसके बारे में सोचना भी मत, सिंडी ने चेतावनी दी। हैरी के बगल में खड़ी हो गई, उसकी आवाज़ सख्त हो गई। उसने हैरी की शर्ट के नीचे कवच की ओर इशारा किया। उन रूनों को देखा। उसने जरियल की ओर इशारा किया। मेरे कवच पर भी वही हैं। वे कब्जे को रोकते हैं, इसलिए कोशिश भी मत करना। मनराते खतरे के बावजूद हैरी की गर्दन पर लाली छा गई। वह अपनी नब्ज को तेज होते हुए महसूस कर सकता था, उसकी पसलियों पर तेज धमाका धमाका। उसने राक्षसों का सामना किया था, लड़ाइयों में बच गया था, लेकिन यह अलग था। ये सिंडी थी। उसकी ठोड़ी ने विरोध में ऊपर उठाया, उसकी आंखों में एक भयंकर रोशनी थी जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। निडर, एक बदमाश, एक योद्धा, और वह मोहित हो गया था। वापस मेजरोंथ में लड़कियां उसके पास झुंड में आ गई थीं, शर्मा रही थीं, खिलखिला रही थीं, उसका नाम फुसफुसा रही थीं, उसका ध्यान आकर्षित करने की होड़ कर रही थीं। लेकिन सिंडी अलग थी। कोई बेहोशी नहीं, कोई छेड़खानी नहीं, बस चुनौतियां, धक्का, प्रेरणा। एक अल्फा, और वह उसकी ओर ऐसे खींचा चला गया जैसे पतंगा आग की लपटों की ओर खींचा चला जाता है। जिस तरह से वह जारियल के खिलाफ खड़ी थी, एक बुरे सपने का प्राणी, बिना किसी कंपन के, इसने उसके दिल को थोड़ा नाचने पर मजबूर कर दिया। एक उन्मत्त छलांग धड़कन। क्रोधित और अपमानित, जारियल दहाड़ा, शुद्ध क्रोध की गहराई से निकली एक आवाज। वह हैरी की ओर बढ़ा, उसकी हरकतें झटकेदार, अप्रत्याशित, प्रेतग्रस्त शरीर एक हिंसक धुंधलापन था। हैरी ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और एलिडर से सीखा हुआ मंत्र इस्तेमाल किया। लियो की दहाड़, उसने पुकारा, उसकी आवाज में नया आत्मविश्वास झलक रहा था। 3 अलौकिक शेर सुनहरी रोशनी से जगमगाते हुए प्रकट हुए और जीरियल पर झपटे, उनकी दहाड़ से पूरा कक्ष हिल गया। साथ ही सिंडी तरल अनुग्रह के साथ आगे बढ़ी, जीरियल के झटकों से बचते हुए, फर्श पर एक घातक नृत्य करती हुई। वह उसके पीछे उतरी, उसकी तलवार अंधेरे में चमक रही थी। हालांकि हैरी ने अपनी जगह पर डटा रहा। वह सीधे हमला नहीं करेगा। शेरों ने अपना उद्देश्य पूरा किया, ध्यान भटकाना, ध्यान भटकाना। वे मेजबान को नुकसान पहुंचाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, अभी नहीं। सिंडी जमीन से कुछ फीट ऊपर मंडरा रही थी, उसके पैर मुश्किल से जमीन को छू रहे थे, उसकी तलवार जीरियल के खुले कंधे पर निशाना साधे हुए थी, उसका रुख सटीक और गणनापूर्ण था। जैसे ही शेरों ने हमला किया, उसने गोली चला दी। घातक सटीकता के साथ लॉन्च किया गया एक क्रॉसबो बोल्ट हवा में तेजी से चला और सीधे जीरियल के कंधे पर लगा। वह स्तब्ध रह गया। बोल्ट पर लगे रून जीवन में चमकने लगे, उनकी शक्ति ने उसे अचेत कर दिया, उसे कुछ सेकंड के लिए स्थिर कर दिया। मैं वापस आऊंगा, वह चिल्लाया। व्यापारी की आवाज़ दर्द और क्रोध से विकृत हो गई, उसका शरीर ऐंठने लगा क्योंकि उसने अपने मेजबान को छोड़ दिया।
आधी रात की तरह काले धुएं का एक झोंका छत की ओर भागता हुआ निकल गया, भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार वे तैयार थे। महल में एक मधुर डिंग गूंजी, एक एकल शुद्ध नोट जो हवा में कंपन कर रहा था, जीरियल के भागने वाले सार को एक शारीरिक झटके की तरह मार रहा था। धुएं का रूप टिमटिमाया और बिखर गया, जैसे कि अचानक तूफान में फंस गया हो। सहज ज्ञान पर काम करते हुए हैरी ने कमजोर रीपर की ओर चमकते रूनों से उकेरा हुआ एक धातु का कार्ड फेंका। सिंडी ने बिना एक पल भी चूके उसका पीछा किया, उसका निशाना अचूक था। चमकदार नीली रोशनी का एक पिंजरा अस्तित्व में आया, जिसने जरील को अपनी झिलमिलाती सीमा में कैद कर लिया। फिर वह प्रकट हुई। लैला सिंहासन कक्ष के केंद्र में खड़ी थी, उसकी वीणा उसके हाथों में नाजुक ढंग से पकड़ी हुई थी, उसकी उंगलियां अभी भी उस स्वर से गूंज रही थीं जो उसने अभी अभी बजाया था। यह उसका संगीत, उसकी शक्ति थी, जिसने जरील को कमजोर कर दिया था, उसके भागने को विफल कर दिया था। आखिरकार स्काई हॉल के संसाधनों की बदौलत वह दिव्य मंच पर चढ़ गई थी। और उसका संगीत, ये सिर्फ धुन से ज्यादा था, ये शुद्ध शक्ति थी। लैला के आने से जीरियल के गले से एक कर्कश दहाड़ निकली। चमकदार पिंजरे में फंसा हुआ रीपर का रूप एक जलती हुई मोमबत्ती की लौ की तरह टिमटिमा रहा था, उसका क्रोध हवा में एक मूर्त उपस्थिति था। उसने अपनी मुट्ठियां झिलमिलाती सलाखों पर पटक दी, प्रत्येक प्रहार से उसके सार में लहरें उठ रही थीं, लेकिन प्रकाश स्थिर था, अडिग। हैरी अपनी मां के करीब पहुंच गया, उसकी नज़र उसके और कैद रीपर के उग्र तमाशे के बीच टिमटिमा रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो, मां? उसने पूछा, चिंता उसकी आंखों के चारों ओर रेखाएं बना रही थी। लैला ने एक छोटी, आश्वस्त मुस्कान पेश की। बस तुम दोनों पर नजर रख रही हूं। उसकी आवाज़ हालांकि नर्म थी, लेकिन उसमें एक निर्विवाद दृढ़ता थी। माइकल के देवताओं के राज्य में चले जाने के बाद से जिम्मेदारी का एक भारी बोझ उस पर आ गया था। निस्संदेह हैरी के लिए, लेकिन सिंडी के लिए भी। लड़की गया की एक छोटी सी प्रतिध्वनि थी, तेज तेज तर्रार, निर्विवाद रूप से चालाक। फिर भी वह बहुत ही प्रतिभा, एक अस्थिर आवेग, खुद को साबित करने की हताश जरूरत से पैदा हुई लापरवाही, खतरे के मुंह में सिर के बल कूदने की उत्सुकता के साथ जुड़ी हुई थी। लैला को यह स्वीकार करना पड़ा, सिंडी की योजना प्रभावशाली थी। उसने जीरियल का पीछा किया था, उसकी हर हरकत का अनुमान लगाया था और उसकी अपरिहार्य चालों के लिए जाल बिछाए थे। उसने इसे लगभग सहज बना दिया था, बहुत सहज। और फिर उसने उन्हें अपने इरादों के बारे में बताया, समावेश का एक आश्चर्यजनक कार्य। उसने हैरी के साथ समन्वय किया था, डार्क आर्मी में शामिल किया था। यह एक पल का निर्णय नहीं था, यह एक सावधानीपूर्वक तैयार की गई रणनीति थी। लैला की नज़र सिंडी पर पड़ी। जब वह उसके पास पहुंची तो उसने अपनी कमर पर तलवार की चमक, अपनी पीठ पर लटके क्रॉसबो की तनी हुई डोरी, अपने कवच की मजबूत रेखाओं को देखा। युवा महिला, उसने शुरू किया, उसके स्वर में चेतावनी और निर्विवाद गर्व का सावधानीपूर्वक मिश्रण था। मैं प्रभावित हूँ, सच में, आपकी योजना से, लेकिन आपको अपने साथ किसी को ले जाना चाहिए था। आप घायल हो सकती थीं, या इससे भी बुरा। सिंडी की थोड़ी ऊपर उठी, उसकी गहरी आंखें युवा विद्रोह से चमक रही थीं। अपने सिर को हिलाते हुए उसने अपने बालों को अपने कंधों पर गिरा दिया। अपनी तलवार को एक अभ्यास के साथ म्यान में रखते हुए उसने फिर एक परिचित क्लिक के साथ क्रॉसबो को होलिस्ट किया। वह हरकत गया की प्रतिध्वनि थी। अपनी बाहों को अपनी छाती पर रखते हुए उसने लैला की नज़र से सीधे मुलाकात की। फफट, उसने उपहास किया। मैंने इसे संभाल लिया था, मैंने इसे संभाल लिया था। उसने अपनी छाती पर एक दस्ताने वाली उंगली थपथपाई। धातु में उकेरे गए रून हल्के से चमक रहे थे। और मेरे पास प्रशिक्षण था। मैं कोई असहाय युवती नहीं हूं, आप जानते हैं। लैला की आंखों में खुशी झलक रही थी, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। यह कोई बहाना नहीं है, सिंडी, खतरे में पड़ने के लिए, उसने जवाब दिया, उसकी आवाज़ कोमल लेकिन दृढ़ बनी रही। आपको अपने विरोधियों को कम नहीं आंकना चाहिए। क्या होगा अगर उसके पास आपके कवच को बाईपास करने का कोई तरीका होता? आपको अपने वश में करने का, रूनों के बावजूद, सुरक्षा के बावजूद। एक अवसर को भांपते हुए हैरी आगे बढ़ा। उसने उसे पकड़ लिया। माँ, उसने इशारा किया, उसके स्वर में एक रक्षात्मक धार आ रही थी। क्या तुम थोड़ा आराम कर सकती हो? लैला अपने बेटे की ओर मुड़ी, उसकी नज़र उस पर पड़ते ही नर्म पड़ गई। लेकिन एक नज़र, उसकी आंखों में एक चमक, हैरी को थोड़ा पीछे हटने के लिए पर्याप्त थी। हैरी बहादुर था, लेकिन वह अपनी किस्मत को आगे बढ़ाने के लिए इतना बहादुर नहीं था जब लैला ने उसे माँ की नज़र दी। सिंडी, उसकी प्रतिक्रिया को देखकर हंसी की एक खर्राटे को दबा नहीं सकी। माँ का बेटा, उसने चिढ़ाते हुए कहा, उसकी आवाज़ हल्की और चंचल थी। मैं नहीं हूँ, हैरी ने विरोध किया, उसके गालों पर लाली उभर आई। तुम हो, सिंडी ने पलटकर जवाब दिया, उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। लैला मुस्कुराई। जब उसने उन्हें झगड़ते देखा तो उसके सीने में एक गर्माहट फैल गई। ये सामान्य था, जाना पहचाना, एक ऐसा दृश्य जो एक जीवनकाल पहले से याद आ रहा था। वह लगभग माइकल की सूखी हंसी को अपने दिमाग में गूंजते हुए सुन सकती थी।
क्रिंग, वह शायद बुदबुदाएगा या शायद डबल क्रिंग। और गया, गया शायद बस अपनी आंखें घुमाएगा और उदासीनता का दिखावा करते हुए चला जाएगा। लेकिन लैला के लिए ये कथित क्रिंग कीमती था। एक ठोस अनुस्मारक की अतिक्रमण करने वाले अंधेरे, अंतहीन युद्ध, हमेशा मौजूद खतरे के बावजूद प्रकाश की एक चिंगारी अभी भी टिमटिमा रही थी। आशा कायम थी। बस बहुत हो गया, युवा महिला, लैला ने सिंडी की ओर मुड़ते हुए कहा, उसकी आवाज़ में अब स्नेह की भावना थी। तुमने उसे पकड़ लिया, तुम सफल हो गई, मैं इसे जाने दूंगी, लेकिन अब कोई लापरवाही नहीं। क्या तुम समझती हो? हाँ, माँ, सिंडी ने बड़बड़ाते हुए अपनी आंखों को अतिरंजित किशोरावस्था के नाटक के साथ घुमाया, पूरी तरह से जानती थी कि वह फिर से बच गई है। वह चली गई, उसके कदम युवा आत्मविश्वास से हल्के थे, फिर उसने इतनी जोर से बुदबुदाया कि लैला सुन सके। उसकी गांड में एक छड़ी घुस गई है। काश बड़ी बहन गया यहाँ होती, वह मुझे इतना पीटने के लिए एक लानत परेड करवाती। लैला ने बस अपना सिर हिलाया, उसके होठों पर मुस्कान थी। वह ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि गया का उस पर कितना संदिग्ध प्रभाव था। कम से कम उसे पूरा यकीन था कि सिंडी ने गया से रंगीन भाषा का वह खास ब्रांड विरासत में नहीं लिया था। माइकल वहाँ मुख्य संदिग्ध था। फिर भी सिंडी अब उसकी जिम्मेदारी थी, कम से कम तब तक जब तक माइकल और गया आखिरकार वापस नहीं आ गए। उसकी पहले की घबराहट दूर हो गई, उसकी जगह बेपरवाह आत्मविश्वास ने ले ली। सिंडी सीरियल के पिंजरे की ओर बढ़ी। जब उसने अनावश्यक बल से सलाखों को लात मारी तो खामोश हॉल में एक तीखी दरार गूंजी। क्या हो रहा है बेवकूफ़? उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज़ में मजाक उड़ाने वाली खुशी थी। बात करने के लिए तैयार हो? जीरियल से एक दहाड़ निकली, शुद्ध और बेलगाम। अभी भी प्रकाश के पिंजरे के भीतर टिमटिमाते हुए उसने खुद को सलाखों पर फेंका। उसके हाथ ऊर्जा क्षेत्र पर इतनी जोर से टकराई कि पूरी संरचना कांप उठी। तुम्हारी हिम्मत, उसने गुर्राते हुए कहा, शब्द व्यापारी की आवाज़ की विकृत प्रतिध्वनि थे। तुम मुझे कैद करने की हिम्मत करोगे? मैं जारील हूँ, एक रीपर, मैं मौत हूँ। सिंडी ने बस हंस दिया, आवाज़ ठंडी और निर्दयी थी। अब इतना सख्त नहीं है न? उसने ताना मारा, उसकी नज़र जारील की चमकती आंखों पर टिकी हुई थी। सुरक्षित दूरी से देखते हुए हैरी के अंदर प्रशंसा की लहर दौड़ गई। वह निडर थी, विद्रोही, बदमाश। वह एक रीपर का विरोध कर रही थी, एक ऐसा प्राणी जो सीधे दुष्स्वप्नों के सबसे अंधेरे कोनों से निकाला गया था, और वह हिल भी नहीं रही थी। वह इसका आनंद ले रही थी, रीपर के नपुंसक क्रोध का आनंद ले रही थी। लैला के सीने में बेचैनी की एक गांठ कस गई। अनुभव ने उसे सिखाया था कि एक कोने में फंसा हुआ जानवर सबसे खतरनाक किस्म का होता है। और जारील, फंसा हुआ और क्रोध से भरा हुआ, सिर्फ एक जानवर से कहीं ज्यादा था। सिंडी, उसने कहा, उसकी आवाज़ में तत्परता थी, पिंजरे से दूर हटो। अभी। लेकिन इससे पहले कि सिंडी प्रतिक्रिया दे पाती और इससे पहले कि वह आदेश को समझ पाती, हॉल के प्रवेश द्वार पर आकृतियों का एक समूह दिखाई दिया। एलिडर, जिसका चेहरा चिंता की रेखाओं से भरा हुआ था, आगे बढ़ा। उसके पीछे डाक आर्मी के सैनिकों का एक दस्ता आ रहा था। वे प्रकाश के गोले लिए हुए थे, उनकी चमक फीकी और टिमटिमा रही थी, फिर भी हॉल के किनारों पर चिपके दमनकारी अंधेरे को भेदने के लिए पर्याप्त थी। एलिडर को राहत मिली जब उसकी नज़र सिंडी पर पड़ी, फिर जरील पर, जो प्रकाश के पिंजरे के भीतर झिलमिला रही थी और समाहित थी। सिंडी, उसने पुकारा, उसकी आवाज़ विशाल स्थान में गूंज रही थी। तुमने उसे पकड़ लिया। सिंडी, उसका ध्यान अभी भी पिंजरे में बंद रीपर पर केंद्रित था, मुस्कुराए। अंकल एलिडर, उसने कहा, उसकी आवाज़ उज्ज्वल और प्रसन्न थी। देखो, मैंने कुतिया को पकड़ लिया। लैला ने अपनी नाक के पुल को दबाते हुए आह भरी। भाषा, युवा महिला। अपनी माँ की हल्की फटकार को अनदेखा करते हुए सिंडी ने जारील की ओर रुख किया। उसकी मुस्कान गायब हो गई, उसकी आंखें ऑब्सीडियन के टुकड़ों की तरह सख्त हो गईं। मत सोचो कि यह खत्म हो गया है, जारील ने गुर्राहट की। व्यापारी की आवाज़ कुछ कर्कश और धमकी भरे स्वर में बदल गई। तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। मैं भाग जाऊंगा, और जब मैं भाग जाऊंगा तो तुम सब मौत की कामना करोगे। सिंडी ने हंसते हुए कहा, एक धीमी, खारिज करने वाली आवाज़। अपनी उम्मीदें मत बढ़ाओ, बेवकूफ़। हम तुम्हें हमेशा के लिए मारने का तरीका खोजने जा रहे हैं, इसलिए तुम्हारे पास जो थोड़ा समय है उसका आनंद लो। सिंडी के आत्मविश्वास से उत्साहित हैरी भी शामिल हो गया। वह सही कह रही है, हमारे पास ढेर सारे संसाधन और टेक्स्ट हैं। ये केवल समय की बात है कि हम तुम्हें मारने का तरीका खोज लेंगे। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसके चेहरे पर संदेह की एक झलक उभर आई। फंस गया, पिंजरे में बंद। इन नश्वरों ने उसे मात दे दी थी। उसने उन्हें कम आंका था, खास तौर पर उसे। सिंडी, उसे अपनी शक्ति, चालाकी करने, डराने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। वह जारील था, एक रीपर, मौत का अग्रदूत। लेकिन अब डर की एक ठंडी गांठ उसके सीने में कस गई। उसने फोरक्रक्स, अपने भगवान, अपने निर्माता को धोखा दिया था। वह एक पिंजरे से भागा था, लेकिन सीधे दूसरे पिंजरे में जा फंसा। और यह एक
यह एक अलग लगा। अंतिम, उसे संदेह था कि वह इस बार भाग सकता है। फिर से नहीं। उसकी हमेशा की रणनीति, धमकियां और डराना, खोखला, खाली लगा। वे यहाँ काम नहीं करेंगे। उनके खिलाफ नहीं। उसे दूसरे तरीके की ज़रूरत थी। एक अलग रणनीति। उसे सोचने की ज़रूरत थी। उसकी नज़र कमरे में इधर उधर घूम रही थी, अपने अपहरणकर्ताओं के चेहरों को सूचीबद्ध कर रही थी। देवदूत, लड़का, महिला, और उनके पीछे टिमटिमाती परछाइयों में बमुश्किल दिखाई दे रहे थे सैनिक। उसे जानकारी चाहिए थी, लाभ, कुछ ऐसा जिसका वह उपयोग कर सके। अचानक एक विचार, एक विकृत प्रेरणा की चिंगारी उसके दिमाग में प्रज्वलित हुई। एक रास्ता, एक मौका। उसने एक मुस्कान जबरदस्ती की, मानवीय गर्मजोशी की एक विचित्र नकल ने व्यापारी के चेहरे को कुछ बेचैन कर दिया। ईव, जीरियल ने फुसफुसाया, व्यापारी की आवाज़ में अब एक धीमी, बेचैन करने वाली मोहकता थी। तुम्हारे डार्क लॉर्ड की सबसे अच्छी दोस्त, वह मर चुकी है न? लेकिन मुझे एक तरीका पता है, उसे वापस लाने का एक तरीका। और मैं जानता हूं कि वह वास्तव में कौन थी। फोरक्रक्स से अलग थलग होने के बावजूद जीरियल के पास अभी भी एक नेटवर्क था, फुसफुसाहटों और छायाओं का जाल। उसने अफवाहें सुनी थीं, ईव के बारे में चर्चा करने वाले धीमे स्वर। वह उसके बारे में, उसके असली स्वभाव के बारे में जानता था कि वह एक अवतार थी, मृत्यु के लिए एक नश्वर वाहन। एक रहस्य जिसे अंधेरे के देवता ने भी पूरी तरह से नहीं समझा था। 3 घुड़सवारों ने उसे मार गिराया था, मृत्यु को कमज़ोर करने के लिए एक सुनियोजित चाल। लेकिन अपने अहंकार में भी उन्होंने उस इकाई को कम करके आंका था जिसे वे कम करना चाहते थे। उन्होंने नश्वर खोल को चकनाचूर कर दिया था, लेकिन ईव का सार, मृत्यु का एक टुकड़ा, अभी भी उसके साथ बंधा हुआ था। और वह, मृत्यु, संभावित रूप से उसे वापस खींच सकता था, अगर वह चाहे। स्थिति की विडंबना एक अंधकार में स्वादिष्ट संभावना थी। ईव के नाम का मात्र उल्लेख, ये कपटी सुझाव कि उसके पास उसकी वापसी की कुंजी है, वांछित प्रभाव के साथ उतरा। वे स्तब्ध रह गए, उनका ध्यान उसकी ओर गया, उनके चेहरों पर सदमा, अविश्वास और हताश आशा की एक झलक। यहाँ तक कि लैला, जो आमतौर पर शांतचित रहने की प्रतिमूर्ति थी, भी स्पष्ट रूप से हिलती हुई लग रही थी। उसकी आंखें लगभग अदृश्य रूप से चौड़ी हो गईं, उसके होंठ चुपचाप हौंफने लगे। सिंडी का जबड़ा ढीला पड़ गया। मेरे साथ खेल मत खेलो, जारील, एलिडर ने गुर्राते हुए कहा, उसकी आवाज़ धीमी और खतरनाक थी। शुरुआती सदमा संदेह में बदल गया। वह मर चुकी है, और कोई भी, यहाँ तक कि डार्क लॉर्ड भी, उसे वापस नहीं ला सकता। जारील के मुंह से एक सूखी, कर्कश हंसी निकली। वह मर चुकी है, लेकिन वास्तव में मरी नहीं है, उसने जवाब दिया, उसकी निगाहें उनके स्तब्ध चेहरों पर घूम रही थीं। तुम्हें पता नहीं है कि वह कौन थी। वह एक अवतार थी, एक वाहन, खुद मौत के लिए। जारील के दावे की दुस्साहसता भारी थी, तनावपूर्ण हवा में एक दम घुटने वाला कंबल। समूह में एक स्तब्ध चुप्पी छा गई, प्रत्येक मन अपमानजनक निहितार्थों से जूझ रहा था। लैला, जो आमतौर पर शांत रहने वाली एक द्वीप थी, केवल जीरियल को देख सकती थी। उसका धैर्य उसके चारों ओर बिखरा हुआ था, जिसकी जगह अविश्वास और लालसा के कच्चे मिश्रण ने ले ली थी। उन बेचैन करने वाली चमकदार आंखों में झांकते हुए उसे धोखे की कोई झलक नहीं मिली। वह हताश और निर्विवाद रूप से चालाक था, लेकिन इन सब के नीचे सच्चाई का एक टुकड़ा गूंज रहा था। इस तरह के झूठ से कोई लाभ नहीं होने वाला था, उसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि सिंडी को अपने पेट में प्रलोभन की एक खतरनाक डोरी महसूस हुई। ईव एक दोस्त से बढ़कर थी, खायों में एक बहन। उसे फिर से देखने का विचार। अपने आप को समझाओ जीरियल, सिंडी ने जोर दिया, शब्द एक कम, नियंत्रित मान के साथ आशा की एक किरण के साथ जुड़े हुए थे। उनके संकल्प में दरार को महसूस करते हुए जीरियल के होंठ एक शिकारी मुस्कान में बदल गए। मैं जानता हूं कि ईव मृत्यु का अवतार थी, उसने फुसफुसाया, शब्द सन्नाटे में सरक रहे थे। यदि आप उसे फिर से सांस लेते देखना चाहते हैं, तो आपको मृत्यु से ही बातचीत करनी होगी। और इसके लिए, मेरे प्यारे, सौदेबाजी की आवश्यकता है। और आखिर क्या चाहिए? हैरी ने संदेह के साथ अपनी आवाज़ को तीखा करते हुए कहा, क्या चाहिए, जीरियल? आपकी गंदी उंगलियों से कुछ भी मुफ्त में नहीं निकल सकता। वह रीपर के खेल की लय को बहुत अच्छी तरह से जानता था। जीरियल के मुंह से एक सूखी, कर्कश हंसी निकली। तुम बहुत तेज हो, बेटा। उसकी नज़र हैरी पर टिकी हुई थी। तुम आसानी से मौत के सामने नहीं जा सकते। वह एक फिसलन भरा कमीना है, हमेशा पहुंच से बाहर। भले ही तुम उसे घेर भी लो, तुम सिर्फ एक खूनी एहसान नहीं मांग सकते। लेकिन मैं मदद कर सकता हूँ। मौत मुझ पर एहसानमंद है, और मेरे जरिए मैं ईव को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। कीमत, तुम इन परेशान करने वाली छोटी छोटी बंदिशों को ढीला करो। सिंडी की हंसी फूट पड़ी, एक कर्कश, भंगुर ध्वनि जो चुप्पी को चीरती हुई निकल रही थी। तुम्हें लगता है कि हम मूर्ख हैं? उसने अपनी तलवार की मूठ के घिसे हुए चमड़े के चारों ओर अपनी पोरें सफ़ेद करते हुए कहा। तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे पिंजरे को सिर्फ किसी बकवास कहानी के आधार पर खोल देंगे जो तुमने अभी अभी उगली है?
मेरे दिमाग में घुसने के बाद और बकवास और हंसी मजाक के लिए मासूमों का कत्लेआम करने के बाद सीरियल पर भरोसा करना अपने नवजात शिशु को पागल भेड़िए को सौंपने जैसा था। जैसे किसी राजनेता से वास्तव में अपने वादे को पूरा करने की उम्मीद करना। केवल एक पूर्ण मूर्ख ही सीरियल को बेड़ियों से मुक्त कर सकता है। केवल एक मूर्ख ही उसके होठों से निकले एक भी शब्द को निगल सकता है। वह कोने में फंस गया था, इतना हताश कि अपनी दुर्दशा से बचने के लिए चांदी की थाली में चांदी परोसने का वादा करने लगा। वह हताश था, वह बचने के लिए कुछ भी कह सकता था और कुछ भी कर सकता था। हालांकि सीरियल भोला नहीं था, वह जानता था कि खाली शब्दों से ताला नहीं खुल सकता। उसे कुछ वास्तविक लटकाने की जरूरत थी, कुछ ऐसा जिसका वे विरोध न कर सकें। अगर उनकी स्थिति उलट गई तो वह खुद को पिंजरे में बंद कर लेगा, एक घातक खेल में एक मूल्यवान मोहरा। उसका तत्काल ध्यान जीवित रहने पर था। उसे खुद के लिए समय खरीदने की जरूरत थी और इस घुटन भरी जेल से भागने का रास्ता बनाना था। बस मेरी बात सुनो, सीरियल ने जोर दिया। पहले की झुंझलाहट की जगह एक विचलित करने वाली चिकनी, प्रेरक आवाज ने ले ली। मैं इसे साबित कर सकता हूँ। साबित कर सकता हूँ कि उसे वापस खींचा जा सकता है। एक अनुष्ठान है, मृत्यु से जुड़ने का एक प्राचीन मार्ग, उसके साथ उसके संबंध को प्रदर्शित करने के लिए। एलिडिर की भौहें सिकुड़ गईं, संदेह उसके पुराने चेहरे पर गहराई से उभर आया। एक अनुष्ठान? उसने सवाल किया, शब्द संदेह से भरा हुआ था। ऐसी बात मेरे कानों में कभी नहीं पड़ी। स्वाभाविक रूप से, तुम बूढ़े मूर्ख हो, जरियल ने जवाब दिया। उसकी आंखों में उसके पुराने अहंकार की एक झलक दिखाई दी। ये प्राचीन है, दफन है, निषिद्ध है। केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता है। उसने रुककर शब्दों को लटका दिया और फिर अपना ध्यान लैला की ओर मोड़ा। उसका खून, एक बूंद ही काफी होगी। अनुष्ठान करो और तुम देखोगे, तुम्हें पता चल जाएगा। वह हिलेगी। और मुझे लगता है, हैरी ने बीच में कहा, उसकी आवाज में संदेह था, यह अचानक उदारता तुम्हारे काले दिल की अच्छाई से नहीं उभ रही है, जरियल। क्या हुक है? वह कर्कश हंसी वापस लौटी। तुम बहुत जल्दी सीख जाते हो, लड़के। मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। शिकारी और जानकार, मैं तुम्हें अनुष्ठान दूंगा, मुफ्त में दिया गया। लेकिन तुम्हें कसम खानी होगी। तुम में से कोई भी मुझे खत्म करने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक नहीं जब तक कि अंतिम शब्द नहीं बोले जाते। यह एक लंबा शॉट था, पासा फेंकने की एक हताश कोशिश। लेकिन एलिडिर के दिमाग में पहले से ही गियर घूम रहे थे, असंभव को तौल रहे थे। क्या होगा अगर यह अनुष्ठान एक मनगढ़ंत कहानी थी, उनकी सुरक्षा को कमजोर करने, उनकी उंगलियों से फिसलने की एक चालाक चाल? और हम इस अनुष्ठान को कैसे लागू करते हैं, जरील? उसने पूछा। अंदर की उथल पुथल के बावजूद उसका स्वर स्थिर था। हमें क्या आश्वासन है कि आपकी दोहरी जीभ एक और झूठ नहीं बुन रही है? संदेह का अनुमान लगाते हुए जरील ने एक चालाक मुस्कान पेश की। आपके पास संसाधन हैं, लैला। प्राचीन ग्रंथ, भूली हुई विद्या में डूबे विद्वान। आप अनुष्ठान की प्रामाणिकता को सत्यापित कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि यह कोई पार्लर चाल नहीं है। गारंटी के लिए, उसने सस्पेंस को बढ़ने दिया। अंतिम मंत्र, वे शब्द जो ईव की आत्मा को मृत्यु के दायरे से बांधते हैं और वापस लाते हैं, वे मुझसे ही आने चाहिए। मैं एक रीपर हूँ, एक दिव्य प्राणी। मुझे अपना पुल समझो। एलिडर ने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में गियर घूम रहे थे क्योंकि वह सीरियल के प्रस्ताव का विश्लेषण कर रहा था। जोखिम स्पष्ट थे, एक बहुत बड़ी गड़बड़ी की संभावना स्पष्ट थी। फिर भी ईव को फिर से देखने के मौके की फुसफुसाहट उनके बेहतर निर्णय के खिलाफ एक मोहक गीत थी। अगर रीपर के झूठ में सच्चाई का एक छोटा सा टुकड़ा भी उलझा हुआ था, तो वे इसे अनदेखा नहीं कर सकते थे। ठीक है, जीरियल, एलिडर ने स्वीकार किया। शब्दों को मापा, भीतर चल रहे तूफान का कोई भी संकेत नहीं दिया। मैं काट लूंगा। अपनी इस हास्यास्पद रस्म को पूरा करो। जीरियल की आंखों में एक शिकारी चमक चमक उठी और उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। यह आधी रात को आयोजित किया जाना चाहिए, उसने शुरू किया। शब्द एक धीमी, कर्कश आवाज में थे जो रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रहे थे। सबसे अंधेरे घंटे के पर्दे के नीचे। और आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से दुर्लभ। वह रुका। उन बेचैन आंखों ने उनमें से प्रत्येक पर नजर डाली, जैसे कि उसकी योजना की भव्य योजना में उनके मूल्य का आकलन कर रहा हो। एक दुर्लभ जानवर का दिल, एक चंद्र फूल की पंखुड़ियां विश्वासघाती महासागर से तोड़ी गई। और जाहिर है, ईव के जीवन के रक्त की 3 बूंदें। एक और विराम, उसकी घोषणाओं के वजन को हवा में स्थिर होने देते हुए। इन रमणीय निवाले को एक चांदी के प्याले में मिलाओ। मैं जो मंत्र दूंगा उसे पढ़ो। फिर मिश्रण को उसके होठों से लगाओ। मुस्कुराहट लौट आए, एक डरावना प्रदर्शन जिसने सिंडी से एक अनैच्छिक सिहरन को प्रेरित किया। और फिर, मेरे दोस्तों, तुम उसे देखोगे। बस एक झलक, एक क्षणभंगुर झलक, सबूत, निर्विवाद, कि वह अभी भी मौजूद है। अपने अंदर समाये हुए संदेह के बावजूद, एलिडर के सीने में उम्मीद की एक किरण घुस गई। सामग्री इकट्ठा करना चुनौतीपूर्ण था, हाँ। उन्हें हासिल करना एक मुश्किल काम था, लेकिन असंभव नहीं।
अब उनके पास जो संसाधन थे स्काई हॉल की लूटी गई तिजोरियों से लूटे गए सामान के साथ नहीं। उसके और लैला के बीच एक मौन आदान प्रदान हुआ, आंखों की एक संक्षिप्त मुलाकात जो बहुत कुछ कहती थी। वे इसका पीछा करेंगे, वे इस खतरनाक प्रयास को अंजाम देंगे। ईव के लिए। उसकी तीखी बातों को अनदेखा करते हुए जरील की नज़र लैला पर टिकी हुई थी। तुम्हारे छोटे से पुनर्मिलन के लिए तैयार हैं, है ना प्रिय? लैला ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी आंखें ईव की बेजान आकृति पर टिकी हुई थीं। पिछले 3 दिन बहुत भाग दौड़ भरे रहे। वुल्फ्रिक ने भूली हुई विद्या के अपने विशाल ज्ञान का उपयोग करते हुए स्काई हॉल की गहराई से बचाए गए निषिद्ध ग्रंथों में खुद को दफन कर लिया था। उसने कुछ खोजा था, जरील के वर्णन की प्रतिध्वनि करने वाले अनुष्ठान की एक खंडित फुसफुसाहट। अवतार और उनके भगवान के बीच के बंधन को परखने का शायद एक गड़बड़ तरीका। नरक की तरह अस्पष्ट, खतरनाक रूप से, लेकिन ये कुछ ठोस था। तैयारियां सावधानीपूर्वक की गई थीं। उन्होंने जरील के पिंजरे को मजबूत किया था, रून और वार की परतें लगाई थीं, एक जादुई स्ट्रेटजैकेट जो उसकी शक्ति को दबाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। बस अगर कमीने ने कुछ करने की कोशिश की। एलिडर, उसके हाथ एक नर्म नीली रोशनी से चमक रहे थे, ठंडे पत्थर के फर्श पर जटिल रून का पता लगाने लगे। उसकी हरकतें सटीक थीं, उसकी एकाग्रता पूर्ण थी। लैला, पीली लेकिन दृढ़, अनुष्ठान के घटकों को व्यवस्थित कर रही थी। दुर्लभ जानवर का दिल चांदी के कटोरे में धीरे धीरे धड़क रहा था, एक विचित्र जैविक घड़ी। चांदनी की पंखुड़ियां एक अलौकिक चांदी की रोशनी से चमक रही थीं, और ईव का खून उसके संरक्षित शरीर से खींची गई कुछ कीमती बूंदें एक छोटी क्रिस्टल शीशी में आराम कर रही थीं। अब एलिडर ने घोषणा की, ये शब्द कक्ष के भारी सन्नाटे में गूंज रहा था। हम ये बकवास शुरू करते हैं। उन्होंने जरील के निर्देशों का पालन किया, प्रत्येक कदम सोच समझकर उठाया। विचित्र सामग्री को चांदी के प्याले में मिलाया गया, मिश्रण घूमता हुआ, एक अप्राकृतिक चमक का उत्सर्जन करता हुआ। इसे उसके होठों पर लगाओ, जरील ने निर्देश दिया। शब्द एक कर्कश थे। फिर जादू होता है। मैं शब्द बोलता हूँ, कनेक्शन को अनलॉक करने की कुंजी। लैला के हाथ लगभग अगोचर रूप से कांप रहे थे क्योंकि उसने कांच के सिलेंडर को खोला था। ईव के शरीर के चारों ओर संरक्षित तरल पदार्थ पीछे हट गया, जिससे उसके स्थिर पीले होंठ दिखाई दिए। स्थिर सांस लेते हुए उसने ध्यान से चमकता हुआ मिश्रण लगाया। जीरियल की आंखें बंद हो गईं। उसकी आवाज़ बदल गई, गहरी हो गई, एक अजीब लयबद्ध लय ले ली। कद हल अष्ट तुल वेंट्लर अस जल आ वष्ट नो गल दार माल अक जार्थस। उसने जप किया। प्राचीन शब्द एक अस्थिर शक्ति के साथ गूंज रहे थे। उन्होंने अपनी सांस रोक ली, हर नज़र ईव पर टिकी हुई थी, किसी संकेत की उम्मीद में, उम्मीद के खिलाफ। आखिरकार एक अनंत काल की तरह पतले और तनावपूर्ण महसूस करने के बाद एक सांस ने कक्ष की खामोशी को चीर दिया। ईव की आंखें खुल गईं, पहले खाली खाली कैनवस की तरह, फिर धीरे धीरे जागरूकता की एक झिलमिलाहट, प्रकाश की एक बिंदु जो चौड़ी हो गई, ध्यान केंद्रित करने लगी। सिंडी, उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ एक उन्मत्त लय को पीट रहा था, खुद को कांच के सिलेंडर पर फेंक दिया। उसकी हथेलियां ठंडी सतह पर जोर से टकराईं। बड़ी बहन ईव, उसने चिल्लाते हुए कहा, उसके शब्द राहत और अविश्वास की उलझन भरे थे। तुम जीवित हो। ईव ने पलकें झपकाईं, उसकी निगाहें कमरे में इधर उधर घूम रही थीं, उसका हाव भाव पूरी तरह खो गया था। मैं कहाँ हूँ? उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ कर्कश थी, बमुश्किल एक धागा जैसी आवाज़। मैं पानी में क्यों हूँ? भूत कहाँ है? एलिडर ने उस शुरुआती सदमे को झटकते हुए सावधानी से आगे कदम बढ़ाया, जिसने उसे मौके पर जड़ बना दिया था। हमें कुछ ऐसा बताओ जो केवल ईव ही जान सके, उसने दृढ़ शब्दों में पूछा, हालांकि एक कंपन ने उसे चिंता से भर दिया। ईव ने भौहें सिकुड़ीं, उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ गईं, एक परिचित इशारा। एलिडर, तुम्हारे पास शराब का एक गुप्त भंडार है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ कांच की तरह पतली थी। किताबों की अलमारियों के पीछे, तुम्हारी कार्यशाला में, तुम चालाक कमीने। एलिडर की आंखें चौड़ी हो गईं। वह उस छिपे हुए कैश के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। ये सच था क्योंकि केवल वही इसके बारे में जान सकती थी। उसने उसे सालों पहले एक बोतल चुराते हुए पकड़ा था और उसे कभी भी इस बात को भूलने नहीं दिया। ईव, उसने सांस ली, शुद्ध राहत की लहर उसके ऊपर बह रही थी, लगभग उसे अपने पैरों से गिरा रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह अचानक आशा की लहर को व्यक्त करने के लिए शब्द खोज पाता, इससे पहले कि सिंडी उस पर लाखों सवालों की बौछार कर पाती, ईव की पलकें फड़फड़ाकर बंद हो गईं। उसका शरीर शिथिल हो गया और सारी नई रोशनी बुझ गई। वह चिपचिपे तरल पदार्थ में वापस गिर गई क्योंकि नाजुक संबंध, जो इतने कम समय के लिए स्थापित हुआ था, टूट गया था।